Over to you, Shobit sir. Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of Lahore Branch Committee of FIFA, I welcome you all to the webinar on taxation in procurement. Today our guest speaker is Mr. Mohammad Arshad Beg. He is fellow member of Pakistan Institute of Public Finance Accountant, SAS, MS, MGT, MBA, LLB, BCom, possessing more than 40 years of experience in audit, advisory and training. He is Consultant Director, Internal Audit with the Punjab State City Authority. He has served as Director of Audit at Punjab Police CPO Lahore, UET, Board of Intermediate and Secondary Education Lahore, IUB Islamia University Bahawalpur, and Local Fund Audit Department attached to the Finance Department Punjab. Mr. Beg provides training as a resource person on the topic of PPRA, audit, and how to settle the audit papers, accounts, maintenance of record, improvement and management of HR budgeting, taxation, reconciliation, acts and legislation, responsibilities of DDOs and COs, delegation of financial power, work and financial discipline at various forms of federal, provincial and autonomous bodies. Mr. Beg is also faculty member of FIFA for the public sector students. After the brief introduction, I over to Mr. Arshad Beg for their presentation on the today topic. Thanks. Thank you. Over to Thank you, Arshad Beg, sir. जी बहुत शुक्रिया शौकत साहब. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एवरीबॉडी. ये स्लाइड्स नजर आ रही हैं सबको? स्लाइड शो हो रही हैं सर? जी सर, शो हो रही है. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. टैक्सेशन एंड प्रोक्योरमेंट बहुत ही अहम मैटर है, particularly on the face of changing laws, and procurement is related with price and cost analysis. तो उसमें जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो एप्लीकेशन ऑफ टैक्सेस का है. तो इसको देखते हैं कि इनका मिजाज क्या है और ये किस तरह से एप्लीकेबल होते हैं, और हमारी सोच विचार टैक्सों के बारे में जब हम एस्टिमेशन कर रहे हों तो किस तरह से होगी, जब पेमेंट कर रहे होंगे तो किस तरह से होगी, जब हम बिडिंग डॉक्यूमेंट डिवाइस कर रहे होंगे तो किस तरह से होगी. तो तरीकाकार हमारा ये होगा कि पहले बातचीत हो जाएगी, फिर आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा जिसमें सवाल जवाब होगा. ये वन साइडेड नहीं है, ये टू वे ट्रैफिक है, और इसमें हम लर्न करेंगे, अनलर्न करेंगे और रीलर्न करेंगे कि मामला है क्या, और ताकि किसी से भी कोई ऐसी गलती ना हो जो बाद में एक्सेस पेमेंट या लॉस या करप्शन का बायस बने, नोइंगली और अदरवाइज. तो सीक्वेंस में ये है कि पहले हमें जरा देखना होगा कि व्हाट इज लॉ, कानून किसे कहते हैं, ताकि उसे इम्प्लीमेंट करना आ जाए. फिर हम देखेंगे कि प्रोक्योरमेंट का क्या मीनिंग्स हैं, और फिर प्रोक्योरमेंट के मैनेजमेंट बारे में देखेंगे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग ये क्या कहती है, इश्यूज इस वक्त क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं, उसमें हमारी रिकमेंडेशन, आपके सजेशंस ये क्या कहते हैं टैक्स के बारे में जब हम प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हों. तो सबसे पहले लॉ को देखते हैं. गुड गवर्नेंस का जो सबसे बुनियादी असूल है, वैसे तो इसके बहुत सारे पॉइंट बनाए हुए हैं रिसर्चर्स ने, लेकिन वो रूल ऑफ लॉ पे ख़त्म हो जाती है.
क्योंकि कानून शफाक है, कानून में कोई मेहरबानी वाली बात नहीं है, और वो शेल के साथ शुरू होता है, मे के साथ खत्म होता है, और वो मैंडेटरी चीजें हैं या ऑप्शनल चीजें हैं, तो उनमें से कोई एक अडॉप्ट करनी पड़ती है, अदरवाइज ये नहीं है। तो लॉ को अगर हम जाके देखते हैं तो ये रिटन हालत में है, और जब हम लॉ को देखते हैं कि ये किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और इसको लोग किस तरह से समझते हैं, तो कुछ पोर्शन इसका इम्प्लाइड है और कुछ पोर्शन इसका एक्सप्रेस्ड है। तो आप मेहरबानी करें इम्प्लाइड पे कम जाएं, until and unless that is properly defined, लेकिन जो एक्सप्रेस्ड है, जो बयान करदा है, उस पे जाएं और हमेशा लिखी पढ़ी के मुताबिक, प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजन ऑफ लॉ के मुताबिक बाकायदा हवाला देते हुए आप प्रोक्योरमेंट की हर मामले को प्रोसीड करें। और सिर्फ ये नहीं देखना कि वो उसका मैनर क्या है, बल्कि उसमें न सिर्फ उसके लफ्जी तर्जमा, बल्कि उस प्रोविजन में जो लॉ ने स्पिरिट रखी है, जो मंशा रखी है, उस मंशा का भी ध्यान रखें। यानी मैनर जो है, दैट डज इंक्लूड मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द लॉ। दो चीजें उसके अंदर होती हैं, एक तरतीब और एक तमीज। तरतीब 1 2 3 फर्स्ट कम फर्स्ट, जैसे स्टीफन कवे, फर्स्ट कम फर्स्ट, देन सेकंड, देन इसी तरह से दी लास्ट। अब जब हमें तरतीब का अंदाजा हो जाए तो फिर उसमें तमीज को मलूज़ खातिर रखना है, यानी रूल्स की जो स्पिरिट है उसकी भी पासदारी करनी है। अगर तरतीब हमारी ठीक नहीं है तो मंशा भी ठीक नहीं होगी, स्पिरिट भी हम सही तरह से अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। अगर तरतीब ठीक है तो हो सकता है मंशा पूरी ना हो रही हो, और दोनों को पूरा करें तो फिर हम कहते हैं कि हम प्रिस्क्राइब्ड मैनर में काम कर रहे हैं। तो हमें रूल्स को इस तरह से पढ़ना चाहिए कि इसकी तरतीब क्या है, और रूल्स के मुताबिक पढ़ के फिर ये देखना चाहिए कि हर स्टेप में उसकी तमीज क्या है। इस तरह से तरतीब और तमीज को मलूज़ खातिर रखें। अगर हम इसकी एक मिसाल लेना चाहें कि हाउ कम, कैसे ये सारा हम इसको समझें और करें, तो वो आप ये देखें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ। उसमें कहा गया, हुक्म दिया गया कि नमाज कायम करो। अब नमाज कायम करो हुक्म है, और वो खुशू खुजू से है, और उसकी पूरी मंशा पूरी करनी है, लेकिन नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरतीब बताई कि इसकी तरतीब कैसे होगी। ये दिन में 5 मरतबा होगी, फलां टाइम से लेके फलां टाइम तक होगी, फिर जो दरमियान का टाइम होगा उसमें इतना नेक अमल भी मना कर दिया गया कि ये आप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद फिर शुरू हो गया नमाज का टाइम, फिर इसी तरह से कुछ मना टाइम और फिर कुछ अव्वल टाइम, और फिर जब नमाज की बात आई तो फिर अजान, और फिर अजान के बाद बाकी तरतीब के साथ कि ये रुकू है, ये सुजूद है, ये इसी तरह से ये सिजदा है, और सारी तरतीब के साथ। हम ऐसा नहीं कर सकते कि दुआ शुरू में पढ़ें और अल्लाह अकबर आखिर में कहें, और इसी तरह से प्रोक्योरमेंट में आ जाएं तो ठीक है, एडवर्टीजमेंट करनी है बाद में कर लेंगे, नग पूरा करना है कर लेंगे, तो कोई काम आगे कोई काम पीछे, तो ये नहीं चलेगा। वो तरतीब खराब हो जाएगी, अमल इर्रेगुलर हो जाएगा, दैट विल अट्रैक्ट ऑडिट पैरा। तो इसी तरह से जब हम नमाज अदा करें तो वो इस किस्म की ना हो कि जो मस्जिद से निकलते हुए जूतियों
की जगह पर वापस कर दी जाए कि ये भाई अपनी साथ ले जाओ, ये रिजेक्ट है। तो मामला है अल्लाह ताला का, और हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसल्लुत कबूल करें ताकि बाकी तमाम तसल्लुत से आज़ादी हो जाए, और मिनो अन उस तरतीब, उस तमीज़ के साथ अदा करें। सेम इज़ द केस विद ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ। तो यही एक एग्जाम्पल है मेरे पास जो मैं आपको दे सकता हूँ कि तरतीब से क्या मुराद है, तमीज़ से क्या मुराद है। प्रिस्क्राइब्ड मैनर में दोनों चीज़ें आती हैं, और ये सारी लिखी पढ़ी बताई हुई और तस्लीम शुदा हैं सबके लिए, चाहे वो किसी भी दफ्तर किसी मसलक से ताल्लुक रखता हो। इसी तरह से एक बात आती है कि जब हर वक्त हम सब लोग कन्फ्रंट कर रहे होते हैं कि हमें एक ऐसे काम करने के लिए हुक्म दिया जाता है जो करने के काबिल नहीं है, या हमें ऐसी जगह पे दीवार के साथ लगा दिया जाता है कि ये आप करोगे तो आपकी बचत है वरना नहीं। तो उसमें भी एक फिनोमेना है कि अगर आप रूल्स रेगुलेशन को जानते हैं, समझते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करना जानते हैं, तो फिर आपको ये भी आना चाहिए कि हाउ टू से नो टू योर बॉस और द एनी पर्सन जो आपको उसमें प्रेशराइज कर रहा है या जो भी सिलसिला है, विदाउट यूजिंग द वर्ड नो। तो वो किस तरह से आप उसको करेंगे, कौन सा तरीका हो कि हम जब भी बुराई को कन्फ्रंट करें तो उससे जान छूट जाए और हम उसका हिस्सा ना बन जाएं, या ये रोग हमें ना लग जाए। तो उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि एवरीबॉडी शुड कीप इन माइंड कि उसने ये बावर कराना है ओनली कि काइंड अटेंशन इज इनवाइटेड टू, कि हम आपकी तवज्जो मबजूल करा रहे हैं फला रूल की तरफ, तो रूल शुड बी स्पेसिफाइड। अब इसके बाद है उस अथॉरिटी की मर्जी या उस प्रेशर ग्रुप की मर्जी कि वट एवर दे लाइक आफ्टर रिकॉर्डिंग दैट रूल, जो सच्चाई की बुनियाद पर और रेलेवेंट हो और वो रूल प्रेवलेंट हो, उसी वक्त मरवजा हो, रायजुल वक्त हो, वो आप उनको बावर करा दें, एंड दैट्स ऑल। अब वो जाने और उनका काम, और ये बात लिख कर करनी चाहिए। तो मैं अपनी सारी लाइफ में यही देखा कि जब कभी भी मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया और बहुत सारे इदारों में, जैसा कि शौकत साहब ने फरमाया, हर जगह पे, तो वेन एवर आई प्रोवाइडेड द अटेंशन to the authority about the law specific on the subject, then the law always prevailed. तो कानून के मुताबिक ही हुआ। वो जानते थे, वो पहले से नहीं जानते थे, we damn care। जब एक दफा बता दिया तो ना किसी के पास सुनने के बाद कोई ऐसा उसके पास बटन है, ना सॉफ्टवेयर में डिलीट का ऑप्शन है कि वो सुनी हुई बात, वो लिखी हुई बात, वो पढ़ी हुई बात कोई अपने जहन से निकाल दे। दे हैव टू लुक इनटू, दे हैव टू लिसन, दे हैव टू थिंक ओवर, एंड दे हैव टू डिसाइड। If they want to go against the law, then they should have to write on the paper कि आप ये करें। तो then the responsibility will be shifted to the person जो कि irregular कराना चाहता है, और फिर जो रेगुलर करना चाहता था उसकी ओपिनियन भी आ जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि लोग समझदार होते हैं, लोगों के पास विजन भी होता है, विजडम भी होता है, विजन भी होता है, और उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि उनके पास करेज नहीं होती। अगर किसी के पास करेज नहीं है तो फिर वो जितना वाइज है, जितना कनिंग है, वो जितना जीनियस है, और उसने जितना तजर्बा है, दुनिया घूमी हुई है, उसका कोई फायदा नहीं, नथिंग। वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता।
تو اسی اصول کو سامنے رکھیں کہ آپ نے جب لا کو سمجھیں گے تو آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا، وہ کانفیڈنس آپ کو کریج دے گا، اور پھر آپ اس کریج کو یوز کریں گے، اور وہ بھی اتنی حد تک، یہ چند 4-5 الفاظ ہیں. کائنڈ اٹینشن از انوائٹیڈ ٹو دا اسپیسیفک لا. آگے یہ 3 نقطے لگے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہاں سے آپ نے وہ بات شروع کرنی ہے جو قانون کہتا ہے، اینڈ پھر آپ دیکھیں گے کہ دی لا ول پریویل آلویز. اسی طرح سے میری آپ سب صاحبان سے ریکویسٹ ہے کہ if you want to succeed in this phenomena تو یاد رکھیں کہ آج کے بعد آپ نے کوئی اپنے دفتر میں سفید کاغذ پر کوئی تحریک، کوئی موومنٹ، کوئی ایکٹیویٹی آپ نے نہیں کرنی until and unless کہ آپ کے ہر سینٹنس کے بعد یا ہر ایک پیراگراف کے بعد ریلیونٹ پریولنٹ پروویژن آف لا کا ریفرنس ہونا چاہیے ہر صورت میں، تاکہ کوئی دیکھنا چاہے تو لا کو دیکھ لیں. اور اگر آپ ان کے لیے یہ سہولت بھی پرووائڈ کر دیں کہ اسی سفید کاغذ پر، وہ چاہے نوٹنگ ہے، چاہے ڈرافٹنگ ہے، چاہے وہ بیڈنگ ڈاکومنٹ ہے، یا وہ کچھ بھی ہے، تو کوئی بھی تحریر ہے جو سرکاری طور پر کسی وقت بھی ایویڈنس کے طور پر آپ کے خلاف پیش ہو سکتی ہے، یا آپ اس کو اپنے حق میں کسی بھی پروب کے وقت آپ اس کو اپنے حق میں پیش کر سکتے ہیں، تو وہ تبھی ہوگی کہ اس کے ساتھ رول کا حوالہ ہوگا. لیکن اگر آپ نے رول کے حوالے کے بغیر اس کو پریویل کرنا چاہا کہ یہ اب صادر ہو جائے اور مجھے اس میں معافی تلافی ہو جائے، تو وہ نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ آپ نے ایٹ دی ٹائم آف ایکشن آپ نے اس کا ریفرنس نہیں دیا جائے گا، اس کو آفٹر تھاٹ سمجھا جائے گا کہ یہ جب اب معاملہ کھلا ہے تو اب آپ جو ہے اس کی ساری وہ کر کے اسٹڈی کر کے تو اب آپ آگے ہیں کسی سے پوچھ پاچھ کے اور یہ جواب دے رہے ہیں. آپ نے تو جب یہ کام کیا تھا، جب یہ صفحات کالے ہو رہے تھے اور اس پہ لکھا جا رہا تھا، آپ کو اگر سمجھ ہوتی تو آپ اسی وقت لکھتے. Therefore, now onward, I request everybody whosoever is listening this lecture, ان کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ always think according to the rules, speak according to the rules, and write according to the rules, and always do according to the rules. اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ آپ کی اپنی اختراع ہے، اس کا قانون سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ کبھی بھی آپ ڈیفنس کے طور پر استعمال نہیں کر سکیں. یہ میسج ہے اس سلائیڈ کو. اب پروکیورمنٹ کی طرف آتے ہیں. گڈس، جب ہم ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو گڈس میں ٹیکسوں کی اپلیکیشن کچھ اور طرح سے ہے، گڈس خود کسی اور طرح سے ہیں، ورکس کسی اور طرح سے ہیں، اس پہ ٹیکسوں کی اپلیکیشن اور طرح سے ہے، سروسز اور طرح سے ہیں، سروسز کی کئی قسمیں ہیں اور ہر قسم پر اس ٹیکسوں کی اپلیکیشن ڈفرینٹ ہے. تو کیوں نہ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ انڈر دی رولز گڈس کو کیسے ڈیفائن کیا گیا، ورکس کو اور سروسز کو کیسے ڈیفائن کیا گیا، تاکہ جب ہم ٹیکسیشن والی سلائیڈز پر پہنچیں یا اس معاملے کو دیکھ رہے ہوں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ گڈس کیا ہوتی ہیں. تو لیٹ می، اس میں لکھا ہوا ہے کہ گڈس مینس آرٹیکلس اینڈ آبجیکٹس آف ایوری کائنڈ اینڈ ڈسکرپشن. وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، including raw material, products, equipments, machinery, spares, and commodities in any form. In any form is very important. نیا ہو یا کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو in any form میں آپ کو ریفربشڈ آپ کی ریکوائرمنٹ ہو. تو ان اینی فارم ایک ایک لفظ کا میننگ ہے اور
उसका आगे एप्लीकेशन है. In any form and includes services. In any form में मैं ये भी बता दूं कि जी जब भी आप गुड्स खरीदें किसी से तो वो मैन्युफैक्चरर की पैकिंग में हो और उसकी सील ना खुली हुई हो. तो ये भी एनी फॉर्म है कि जनाब आप जो हमें मशीनरी इक्विपमेंट या गुड्स देंगे वो चाहे फॉरेन असेंबल्ड है या वो इनलैंड है, तो मैन्युफैक्चरर ने आपने एलईडी लेनी है तो आप कहेंगे सर वो खुली हुई ना हो, वो यहाँ खुलेगी हमारे स्टोर में, यहाँ पहुंच जो है वो यहाँ पे खुलेगी और हम उसको खुद खोलेंगे, हमारी इंस्पेक्शन कमेटी, फिर आप उसको टेस्ट करेंगे, फिर हम कबूल करेंगे. तो ये भी इन एनी फॉर्म है और इसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि जब कोई चीज खुल गई तो फिर तो वो खुल गई और फिर तो उसमें चीजें भी तब्दील हो गई, या कम से कम उसमें लिटरेचर या मैनुअल या कोई उसके साथ एसेसरीज हैं, कोई टूल्स एंड प्लांट्स हैं वो टूल्स हैं वो निकल जाते हैं वहां से क्योंकि उनकी भी बड़ी कीमत होती है. तो हमें पता ही नहीं होता कि इस मशीनरी के साथ क्या क्या मैन्युफैक्चरर की तरफ से सहूलत दी गई है क्योंकि वो भी गुड्स का हिस्सा है. तो वो जो गुड्स का हिस्सा है उसकी बात आप शुरू होने लगी है. इंक्लूड्स सर्विसेज. आपने एयर कंडीशन लिया तो उसने आके इसको लगाना भी है. इंसिडेंटल टू इंस्टॉलेशन. ट्रांसपोर्ट मींस लोडिंग अनलोडिंग और फिर उसकी तरसील. मेंटेनेंस and similar obligations related to the supply of goods if the value of these services does not exceed the value of such goods. यानी कि आपने एयर कंडीशन लिया लेकिन उसको इंस्टॉल करने पे इतना पैसा लगा कि वो एयर कंडीशन की अपनी प्राइस से ज्यादा बढ़ गया तो ये गुड्स नहीं होगा. और ये भी समझ लें कि जब हम लफ्ज एयर कंडीशन या एलईडी लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके साथ जुड़ी हुई जितनी सर्विसेज हैं जब तक कि ये इंटैक्ट और काम करना शुरू ना कर दे, इससे पिछली जितनी भी सर्विसेज और एक्टिविटीज हैं इंक्लूडिंग दिस ऑब्जेक्ट, वो सब क्या सब गुड्स के जुमरे में आती हैं और नो एक्स्ट्रा पेमेंट शुड बी मेड. अक्सर इनवाइसेज आती हैं तो उसमें लिखा होता है एयर कंडीशन इंस्टॉलेशन 1500 रुपए. वो भाई ये क्या है भाई? तो ये तो उसका हिस्सा है कि आपने एक्स्ट्रा कैसे हमारे से चार्ज कर लिया. ये तो बिडिंग के वक्त भी नहीं था, ये तो ये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो उसको गुड्स की डेफिनेशन पढ़ाएं कि जनाब वाला ये सिस्टम काम करने तक इसकी कमीशनिंग, इसकी हर चीज इसमें शामिल है और आपने सिर्फ अपनी इनवाइस पे लिखना है एयर कंडीशन और इट मींस एवरीथिंग, all incidental charges and incidental services related to and allied with this object, वो सारी आपने देनी है. कोई ऑपरेशनल मैनुअल है तो वो भी देना है, कोई इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है वो भी देना है, कोई ट्रेनिंग है तो वो भी आपने देनी है, कोई इसके साथ टूल्स हैं वो भी देने, कोई एक्स्ट्रा इसको चार्जर हैं तो जितने हैं, 1 है 2 है, वो 3 पिनों वाला है या 2 पिनों वाला है, वो भी आप दें, वो निकालना नहीं है, वो इसके साथ आए. और फिर आप बंदा भेजें और वो हमें यहाँ आके सबको ट्रेनिंग दे के हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू इसे कैसे हमें हैंडल करना है, ऑपरेट कैसे करना है, बला बला. तो ये गुड्स की डेफिनेशन चूंकि एक्ट में लिखी हुई है तो मोस्टली लोग ये जानते ही नहीं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गुड्स, जिसकी वजह से सारी गलतफहमी हो जाती है. हम बिडिंग डॉक्यूमेंट भी सही तरह से नहीं बना सकते. Services includes a physical maintenance, professional, intellectual, consultancy or advisory services, but does not include appointment of an individual to a post or office, advertisement, arbitration, conciliation or mediation service of an advocate in the court cases or any other services specifically excluded under the rules. वो कहते हैं कि ख्याल रखना हर सर्विस को सर्विस ना समझना, ये सर्विस है ये सर्विस नहीं है. फॉर द पर्पज ऑफ प्रोक्योरमेंट. हाँ, प्रोक्योरमेंट जो है वो प्रोक्योरमेंट का मतलब है हसूल, acquiring, और procurement rules does apply on purchase of goods
hiring of services and execution of works. तो ये तीनों पर वो लागू है। इसी तरह से वर्क्स को देखें कि वो किस तरह मुख्तलिफ है गुड्स से और किस तरह से वो मुख्तलिफ है सर्विसेज से। वर्क्स मीन्स अ कंस्ट्रक्शन वर्क एडिंग consisting of erection, assembly, assemble करना, parts को assemble करना, repair, renovation और demolition, उसे गिराना या demolish करना, of a building or structure or part thereof, such as site preparation, excavation, installation of equipment or materials, and decoration, finishing, and includes incidental services such as drilling, mapping, satellite photography, seismic investigation, and similar activities if the value of these services does not exceed that of the works themselves. तो जिस तरह गुड्स में था इसमें भी यही है कि जो वो वर्क है जिसमें मटेरियल भी शामिल है और उसमें इंजीनियरिंग यानी मिस्त्रियाना भी शामिल है, तो वो एक कंपोजिट वर्क हो गया। अब वो कहते हैं कि उसके ऊपर कोई सर्विसेज हैं तो दैट शुड नॉट एक्सीड द वर्क्स। अगर वो वर्क से एक्सीड कर जाएंगे तो फिर ये वर्क्स नहीं रहेगा, ये सर्विस बन जाएगी। अब बिफोर प्रोसीडिंग टू द टैक्सेशन क्लास, और टैक्स किस किस चीज को करता है, एक ब्रीफली मैं इसमें करना चाहता हूं कि प्रोक्योरमेंट के अगर 5 सवालों का जवाब मिल जाए तो प्रोक्योरमेंट भी कवर हो जाती है कि प्रोक्योरमेंट इटसेल्फ है क्या। वो है व्हाट टू प्रोक्योर, क्या खरीदना है जी, परचेज ऑफ गुड्स, हायरिंग ऑफ सर्विस और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स। ये कहाँ से मिलेगा? ये बजट से मिलेगा। बजट में कहाँ होगा जी? नॉन सैलरी जो कंटीजेंसी का पोर्शन है वहां होगा। ये ग्रांट कोई स्पेसिफिक मिली है तो ये वहां होगा, ये कोई डोनेशन मिली है तो वहां होगा, और अगर ये डेवलपमेंट है तो ये फिर PC1 में होगा। तीनों चीजें, परचेज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड वर्क्स। तो व्हाट टू प्रोक्योर से मुराद है डॉक्यूमेंट के लिहाज से कि बजट और ग्रांट्स, उसका कोई भी नाम हो, टेक्निकल ग्रांट हो, सप्लीमेंट्री ग्रांट हो, मैचिंग ग्रांट हो, टोकन ग्रांट हो, जितनी किस्म की बजट रूल्स में डिफाइंड है ग्रांट, सब की सब ग्रांट से मुराद ग्रांट। और फिर PC1 डेवलपमेंट का ये वर्क्स के साथ इसका ताल्लुक होगा। वो बजट में भी रिपेयर वर्क्स के साथ ही ताल्लुक करता है, लेकिन वर्क्स पे चूंकि टैक्सेशन और तरह से है, ओरिजिनल वर्क पे और तरह से है, लिहाजा इन तमाम चीजों को फर्क रखना जरूरी है। गुड्स पर GST होगा, सर्विसेज पर सेल्स टैक्स ऑन सर्विस होगा, वर्क्स पे दोनों चीजें होंगी। इनकी रिकवरी कैसे होगी, इनकी डिडक्शन कैसे होगी, ये चार्ज कैसे होंगे, ये सारी बातें तफसील से समझना जरूरी है। तो व्हाट टू प्रोक्योर से ये मुराद। आगे है व्हेन टू प्रोक्योर, कि ये जो बातें लिखी गई हैं, ये जो डिटेल्ड ऑब्जेक्ट में हमारे पास पैसे DTO को थ्रस्ट कर दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इनको हमने कब कब यूटिलाइज करना है, कब खरीदना है, तो वो एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लानिंग है। हर प्रोक्योरिंग एजेंसी को ये है कि वो क्वार्टर वाइज, एनुअली वो उसको अपलोड करे, पहले डिटरमिन करे और फिर अपलोड करे। डिटर्मिनेशन के वक्त भी जब टैक्सों की जिसको समझ होगी वही एनुअल प्लानिंग कर सकेगा, क्योंकि वहां भी प्राइस का मामला है। बजट में से कितनी चीजें जो हैं वो पैटी, कितनी जो है कोटेशन और कितनी टेंडर के जरिए करनी है, और कौन सी जो है वो अल्टरनेटिव मेथड में करनी है, कौन सी निगोशिएट करनी है, कौन सी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग करनी है, ये सारी समझ होना भी जरूरी है। किसी में प्राइस इन्वॉल्व है तो टैक्स इन्वॉल्व नहीं है। कोई टैक्स समेत गवर्नमेंट
की अथॉरिटीज को है, जब हम गाड़ी लेते हैं तो मैन्युफैक्चरर के इमा पर होते हैं कि वो जो चार्ज करे वही उसको देना है और पेमेंट भी उसको एडवांस देनी है। तो फिर टैक्सों का निज़ाम कैसे चलेगा, वन बाय वन एक चीज को देखेंगे। हाउएवर व्हेन टू प्रोक्योर से मुराद है एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लानिंग। फिर है हाउ टू प्रोक्योर, कैसे खरीदना है। इसमें आ जाती हैं दो चीजें, एक है मेथड और एक है ओपन मेथड में प्रोसीजर ऑफ प्रोक्योरमेंट। लेट्स सी, हमें सोचने का अंदाज ये चाहिए कि व्हेन एवर यू हैव टू प्रोक्योर और प्लान एनी प्रोक्योरमेंट, तो सबसे पहले रूल 59 पे जाएं और देखें कि क्या हमारी प्रोक्योरमेंट इसमें फिट होती है। अगर वो फिट इन हो जाए तो फिर हमें ओपन कंपटीशन में जाने की जरूरत नहीं। अगर वो वहाँ फिट इन नहीं होती तो देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स ओपन कॉम्पिटिटिव मैनर अंडर रूल 12। उसमें फिर पूरा प्रोसेस है, बिडिंग डॉक्यूमेंट डेवलप किया जाएगा और उसके अंदर सारी रिलेशनशिप होगी मार्केट फोर्सेस के साथ कि आपने किस अंदाज से हमारे पास आना है, कब आना है, बिड किस तरह से देनी है, हम आपकी इवैल्यूएशन किस तरह से करेंगे, बला बला। तो ओपन कॉम्पिटिटिव मैनर में बिडर की सिलेक्शन जो है वो चार तरह से होती है। एक सिंगल स्टेज 1 एनवेलप, एक सिंगल स्टेज 2 एनवेलप, 2 स्टेज 2 एनवेलप। दो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वक्त की कमी की वजह से। Single stage 1 envelope means specification side is fixed, वो चाहे कोई नमूना हो या वो prescribed हो, but decision is made on price। तो amount जो है, bid की जो रकम है उस पर फैसला होगा और specification side को fix कर दिया जाएगा। Single stage 2 envelope में जो क्वालिटी वाली साइड है उसको भी ओपन रखा जाता है कि जो अच्छी चीज लाएगा हम उसको इवेल्युएट करेंगे। टेक्निकल इवेल्युएशन की अलहदा मार्किंग होगी और वो जिस तरह से भी हो, और प्राइस की इवेल्युएशन और तरह से होगी। 100% डिसीजन प्राइस पे नहीं लिया जाएगा बल्कि क्वालिटी को सामने रख के प्राइस का लिया जाएगा। फिर उसमें वेट दे दिया जाता है कि 70% से 70% क्वालिटी को वेट दिया जा रहा है और 30% प्राइस को, जबकि पहली सूरत में हमने 100% वेट प्राइस को दिया था और स्पेसिफिकेशन को फिक्स कर दिया था, बाउंड कर दिया था कि बस यही चीज लेनी है, इसके अलावा कोई नहीं लेनी। तो उसमें भी टैक्सेशन का निज़ाम कैसे होगा, इसलिए ये बात समझाना जरूरी थी। तो नेक्स्ट में देखें कि हमारा चौथा सवाल था फ्रॉम होम टू प्रोक्योर। तो होम टू प्रोक्योर में हमारे पास जो मार्केट फोर्सेस हैं उनकी कुछ कॉम्बिनेशन इस तरह से है कि पहले हम उनकी तकसीम करते हैं बालिहाज कॉन्स्टिट्यूशन कि वो तश्कील के लिहाज से उनका क्या नाम है। वो सोल प्रोप्राइटर है यानी इंडिविजुअल, वो एओपी है यानी फर्म, और जो फर्म होगी वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ रजिस्टर्ड होगी और उसको वेरीफाई किया जा सकता है। और कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, और यही इसकी निशानी है। तो ये बालिहाज तश्कील। अब ये तीनों जो पर्सन है ये सप्लाई चेन कमांड के लिहाज से हमारे पास मुख्तलिफ नामों से जाहिर होंगे। कभी तो कोई इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर होगा, कभी कोई कंपनी मैन्युफैक्चरर होगी, कोई इंडिविजुअल या फर्म डिस्ट्रीब्यूटर होगी, तो कभी कोई होलसेलर होगा, कभी कोई रिटेलर होगा, तो कभी कोई इंपोर्टर होगा। हाँ, इसमें प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर भी होगा, जैसे कोटद्दू का जो है फर्नीचर, ये गुजरात फर्नीचर, रावलपिंडी फर्नीचर, पाकिस्तान मिंट लाहौर, और इसी तरह से ये सारे पब्लिक सेक्टर भी बीच में आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी डिफाइंड है। तो ये वो लोग हैं जिनसे हमने राब्ता करना है कि फ्रॉम होम टू प्रोक्योर, कहाँ से खरीद।
और फिर है वाई टू प्रोक्योर, हमें क्या मुसीबत पड़ी है कि हम प्रोक्योर करें। वो इसलिए कि we are supposed to fulfill the promise of the government with the public at large to provide public goods, public service, and public works, means expending in the interest of the public. We will convert public money into public goods, public service, and public works to trickle down the effect of these three elements to the public at large. इसलिए कि गवर्नमेंट ने कहा था कि लोगों टैक्स दो, हम आपको सेहत की फैसिलिटी देंगे, हम आपको एजुकेशन देंगे, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, हम आपको लॉ एंड ऑर्डर देंगे, हम आपको जस्टिस देंगे। दे सक पा रहे हैं या नहीं, दैट इज अनदर डिबेट, बट इसी वादे पर लोगों ने पैसे दिए थे। अब दूसरी तरफ वादा निभाने वाले आप लोग हैं, उसमें किसी भी मिनिस्टर ने या किसी भी पॉलिटिकल ने या किसी भी हायर उसने नहीं करना। ये डीटीओज ही हैं जो इस वक्त बात सुन रहे हैं, या उनके राइट हैंड हैं या सपोर्ट स्टाफ हैं, जिन्होंने पब्लिक फंड को कन्वर्ट करना है इनटू पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज एंड वर्क्स। तो उनकी समझ टैक्सों के बारे में कैसे होनी चाहिए, दैट्स द इशू। इससे पहले एक बात और भी देख लें कि हमें रूल्स बनाते वक्त जिसने भी बनाए, एक मैं स्पिरिट की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि ये स्पिरिट क्या होती है, रूल्स की मंशा क्या है। वो तवज्जो फरमाएं, एक छोटा सा लफ्ज है मिस प्रोक्योरमेंट, और उसको जो है डिफाइन किस तरह से किया गया है कानून में। उसमें कहा गया है कि मिस प्रोक्योरमेंट मींस एनी वायलेशन ऑफ दीज रूल्स shall be treated as misprocurement. Misprocurement leads to PIDA and criminal proceeding. ये बड़ी खतरनाक बात है। तो इसमें जो सबसे खौफनाक लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया, दैट इज एनी। एनी से मुराद है कि यू हैव टू रीड आउट दीज रूल्स, यानी प्रोक्योरमेंट रूल्स। आप जिस सूबे से ताल्लुक रखते हैं या प्रोविंस या फेड से हैं या पंजाब से हैं, तो आप ये रूल्स पढ़ेंगे और पहले टोटल प्रोविजन, जितनी भी प्रोविजन है, जितनी बातें हैं, वो सब आप टोटल करेंगे। अगर फर्ज करें कि आपके मुताबिक या एक कंसेंसस के मुताबिक वो 100 बनती हैं, 100 प्रोविजंस हैं जिसका आपने ध्यान रखना, लेकिन आपने 99 का ध्यान रखा और a simple one which was insignificant omit हो गई, तो क्या ये प्रोक्योरमेंट गुड प्रोक्योरमेंट होगी या मिस प्रोक्योरमेंट? Obviously it will be categorized and declared as misprocurement because you have missed anyone. तो जब आपको टोटल प्रोविजन का पता नहीं होगा तो आप एनी का कैसे लिहाज रखेंगे? Therefore you have to construct SOPs keeping all the rules regulations, और उस SOPs के तरतीब लिखेंगे 1 2 3 4 5, और फिर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे और ख्याल रखना कि एक भी आपने नहीं छोड़नी इस एनी की वजह से। अगर होता ना 10 छोड़ दें, इनसिग्निफिकेंट है छोड़ दें, कोई ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं, इंतहाई सख्त रूल है। वो कहते हैं एक भी नहीं करने, एक भी नहीं करने। अब ये तो मिस प्रोक्योरमेंट उन्होंने प्रोक्योरमेंट रूल्स में रूल 69 में लिखी है। आगे जाकर देखें इन्होंने और खतरनाक कर दिए। एक्ट में क्या लिखा है जो प्रोविंशियल असेंबली से पास शुदा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मिस प्रोक्योरमेंट मींस पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन, फिर एनी ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, या वो एक्ट है
and rules, regulations, orders, instructions यानी austerity measure और जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से लेटर जारी होते हैं रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट और वो एडवाइसेस जारी करते हैं पेपरा तो instructions made thereunder or any other law in respect or relating to the public procurement कोई चीज पीछे नहीं छोड़ी। वो कहते हैं आप पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, आप जब से सीट पर हैं या पहले आप नहीं थे, वो कहते हैं सारी चीजों को इकट्ठा कर लें, फिर भी आपने एनी को नहीं छोड़ा। यानी एक भी प्रोविजन ऐसी ना हो जो आपने ओमिट कर दिया, वरना दैट विल बी डिक्लेयर्ड मिस प्रोक्योरमेंट। ऊपर वाली डेफिनेशन में तो सिर्फ रूल्स शामिल किए थे, यहाँ तो उन्होंने कोई चीज भी नहीं छोड़ी, सब कुछ शामिल करके कहा है एनी। इसका मतलब ये है कि आप ये सारी चीजें इकट्ठी करें और फिर आप इसको, जी मैं सवाल बाद में लूंगा जैसे ही ये सवाल जो आपका होगा, काइंडली अभी आप इसको चल लें। थैंक यू। तो ये फिर हम बाद में आपके सवाल लेते हैं, हाजिर। अच्छा, अब नेक्स्ट जरा देखें। अब ये प्रोक्योरमेंट साइकिल है और साइकिल में देखें कि प्राइस का कहाँ ताल्लुक है, जहाँ प्राइस का ताल्लुक है वहाँ टैक्स का ताल्लुक है। तो तवज्जो फरमाएं, यहाँ प्रोक्योरमेंट प्लानिंग करते वक्त जो हमें कहा गया नीड असेसमेंट, बजट भी एस्टिमेट बना हुआ है और उसमें भी प्राइस रखी हुई है और हमने अंडर ईच डिटेल्ड ऑब्जेक्ट में पैसे जो मांगे हुए हैं उसके पीछे भी हर डिटेल ऑब्जेक्ट की एक वर्किंग है और वर्किंग में प्राइस वर्कआउट करते वक्त हमने ये लिखा था। इसी तरह से मार्केट एनालिसिस है, मार्केट एनालिसिस में भी कॉस्ट एनालिसिस है, तो उसमें भी टैक्स का मामला है कि गुड्स है तो टैक्सों की एप्लीकेशन और तरह से होगी, वर्क्स है तो और तरह से होगी, सर्विसेज है तो फिर वो सर्विसेज का जो शेड्यूल है उसमें कौन से सीरियल नंबर पे ये फॉल होता है तो उसके मुताबिक एनालिसिस करेंगे। और अगर हमारी परसेप्शन ठीक ना हुई, हमारा एनालिसिस ठीक ना हुआ तो ये प्रोक्योरमेंट डिसीजन गलत हो जाएगा। या तो कोई रेट देने के लिए बिडर नहीं आएगा और या फिर हमारे रेट ज्यादा होंगे और बिडर ये कहेगा कि शायद ये करप्शन करना चाहते हैं कि इतना ज्यादा रेट लिवरेज रख दिया है हमारे लिए। ये जरूर या तो इनको समझ नहीं है कि मार्केट एनालिसिस कैसे किया जाता है, प्राइस एनालिसिस कैसे किया जाता है, प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस क्या होती है, और तो इनको तो प्रोक्योरमेंट की समझ ही नहीं। इसी तरह से बिडिंग डॉक्यूमेंट है, उसमें भी बिड शेड्यूल है, प्राइस मांगने का तरीका है, वो किस तरह से मांगेंगे इसको देखते हैं। फाइनेंशियल इवेल्युएशन आ जाए बिड इवेल्युएशन में, फाइनेंशियल इवेल्युएशन में भी हमने अपनी प्राइस जो थी रैशनल उसी के साथ बिड को कंपेयर करना है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम है तो उसकी क्या वजूहात हैं, क्या ये नॉन वर्केबल तो नहीं है, क्या हम क्वालिटी को कंप्रोमाइज तो नहीं कर रहे, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। तो ये जब दूसरा फरीक आएगा तो पता चलेगा कि हमारा काम क्या था और वो क्या कह रहे हैं। इसी तरह ग्रीवेंसेस में भी प्राइस का मामला आ सकता है कि ये इन्होंने सही इवेल्युएट नहीं की वगैरह वगैरह। और फिर पेमेंट के वक्त भी अक्सर झगड़ा ये होता है कि प्रोक्योरमेंट वाले सारी प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं, लेकिन जब पेमेंट की बारी होती है तो प्री ऑडिट स्टेज पर या पोस्ट ऑडिट स्टेज पर ऑडिटर जनरल की तरफ से ये एतराज आ रहा होता है कि ये आपने पेमेंट टैक्स की वजह से दुरुस्त नहीं की, एक्सेस पेमेंट की है। तो इसका मतलब तो ये है कि बोथ द persons both the parties to the contract were unaware about the facts और वो एक ही उस पर एक पेज पर नहीं थे, इसका मतलब वो मुआहदा ही गलत था, इसका मतलब वो मिस प्रोक्योरमेंट है कि वो दोनों ने एक दूसरे को पेमेंट कर दी, माल ले लिया, लेकिन ऑडिट सेटिस्फाई नहीं है। इसीलिए फाइनेंशियल रूल्स में ये बात कही गई है कि मेयर सेटिस्फेक्शन ऑफ द ड्राइंग ऑफिसर is not sufficient until and unless the audit is satisfied.
تو हमारा बिडिंग डॉक्यूमेंट इस किस्म का होना चाहिए कि मार्केट फोर्सेस भी सेटिस्फाई हो, डीटीओ भी सेटिस्फाई हो, और यानी प्रोक्योरिंग एजेंसी, और उसका ऑडिट करने वाली अथॉरिटीज भी उस पर मुतमईन हो। फिर हम कहेंगे कि हाँ, ये प्रोक्योरमेंट का साइकिल प्राइस के हवाले से जिसमें टैक्स शामिल था, ये मामला हमारा दुरुस्त साबित हो। इसी तरह से आप देखेंगे कि 75,000, पंजाब की अगर बात करते हैं तो 75,000 तक आप सिंगल कोटेशन से खरीदारी कर सकते हैं। 75 से 2 लाख तक आप कोटेशन के जरिए 2 लाख से 30 लाख तक आप पेपरा की वेबसाइट पे लाजमी जाएंगे, बट प्रोसेस अडॉप्ट होगा, बिडिंग डॉक्यूमेंट बनेगा। मोर देन 30 में आप 2 अखबारों में जाएंगे। अब यहाँ भी सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर टैक्सों का क्या इफेक्ट है कि आप गए बाजार से जाके आपने खरीद लिया, लेकिन ना आपने टैक्स का ध्यान रखा, ना आपने टैक्स को कलेक्ट किया या अपने पास से रिटेन किया, ना उसको बैंक में जाके मुतलका उस हेड में जमा करवाया, और फिर बाद में उस पे एतराज आ गया कि ये तो इस कैटेगरी में फाल ही नहीं करती थी। इसकी मिसालें बाद में मैं दूंगा जब हम टैक्स पे पहुंचते हैं। अब आ जाए जी सबसे अहम बात जो रूल्स ने कह दी है, और वो है वैल्यू फॉर मनी, और इसमें टैक्स इन्वॉल्व है। और वैल्यू फॉर मनी को उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है, ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्योरमेंट का सबसे अहम आंसर है। फेयर है, वो दयानतदारी के साथ ताल्लुक है, वो दयानतदारी को मैयर कौन करेगा। फेयर है, फेयरनेस को कौन मैयर करेगा, उसके तो कोई टूल्स टेक्निक्स ही नहीं है। पहले तो दयानतदारी किसे कहते हैं, दैट इज आल्सो एन इशू। लेकिन ये वैल्यू फॉर मनी तो कैलकुलेटेड चीज है, 2 + 2 4, ये तो पता चल जाती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। इट डज नॉट वेरी मैन टू मैन, ये स्पेसिफिक है। अब इसको समझना जरूरी है क्योंकि इसके अंदर टैक्स शामिल है। तो वो कहते हैं कि वैल्यू फॉर मनी मीन्स बेस्ट रिटर्न ऑफ ईच रुपी स्पेंट इन टर्म्स ऑफ, यानी ऑन द फेस ऑफ क्वालिटी, टाइमलाइन, reliability, आफ्टर सेल सर्विस, अपग्रेडेबिलिटी, प्राइस। अब प्राइस में फिर टैक्स शामिल है, सोर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ होल्ड लाइफ कॉस्ट एंड क्वालिटी। अब ये भी है, और इसमें भी कॉस्ट की बात आई है, और कॉस्ट में फिर टैक्स शामिल। तो ये वाला एलिमेंट कैसे पूरा होगा? सबसे पहले तो देखें कि वैल्यू फॉर मनी से क्या मुराद है। बहुत इसके ऊपर दुनिया में तजर्बे हुए हैं और बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं। मैं आपको एक बहुत ही जट के अंदाज में उन सारी चीज़ों की तरफ अपने ख्यालात के हवाले से आपको बताता हूँ कि क्या है वैल्यू से मुराद है कदर, जो किसी गुड्स में, किसी सर्विस में या किसी वर्क्स में पाई जाती है। दूसरी तरफ है मनी, दैट इज पब्लिक फंड, जो डीडीओ को बजट के जरिए, PC1 के जरिए या ग्रांट के जरिए उसको थ्रस्ट किया जाता है, उस पर डाला जाता है कि तू ये हमारा वादा निभा लोगों के साथ। अब जो वैल्यू है, इसमें किसी भी शख्स या ग्रुप को मुतमईन करने वाले अंसर पाया जाता है। अब और मनी में, रकम में, फंड्स में क्या है कि उसमें परचेजिंग पावर की ताकत है। अब ये ताकत और उस चीज में पाई जाने वाली कदर का मुकाबला, मैं ये मेरे पास बाल पॉइंट है और मैं ये कहता हूं कि ये मैं 100 रुपीज की ले आया हूं, तो मीनिंग देयर बाई कि इसके अंदर मुझे जो लिखने की जो मेरी सेटिस्फेक्शन है वो ये पूरा करती है। लेकिन ये 100 रुपए की नहीं है, ये बेस्ट रिटर्न नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। दूसरे किसी ने कहा कि जनाब मैं ये 10 रुपए की लेके आया,
हाँ, 10 रुपए की परचेजिंग पर इसके अंदर पाए जाने वाली लिखने की जो कदर और सेटिस्फेक्शन है, ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। ऑन द फेस ऑफ environment and analysis in the market at that time, तो फिर हम कहते हैं हाँ जनाब, आप में से रैशनल कंज्यूमर या ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर जो पब्लिक मनी, जो बैतुल माल को, गरीबों के पैसों के टैक्सों से जो पैसे खर्च कर रहा है, वो बेस्ट रिटर्न लेके आया है, मार्केट में सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल है, उसने कौन सी कमोडिटी को, कौन से आर्टिकल को उसने चुना। तो सिलेक्शन ऑफ द रिक्वायरमेंट, उसकी स्पेसिफिकेशन इस पे डिपेंड करता है, और फिर उसकी वो एक ये है कि डिस्पोजेबल है, नहीं इसमें स्याही भर जाती है, ये टोनर है इसमें स्याही भरी जा सकती है, इतनी मर्तबा भरी जा सकती है, और ये कास्ट को इस तरह से रिड्यूस करता है। वेल, तो ये सोच जो है वो अप्लाई करनी चाहिए कि जिस कदर की चीज ले रहे हैं इसके सब्स्टिट्यूट और ये खुद जो रकम खर्च कर रहे हैं, ये दोनों मैच करती हैं, बल्कि मैच नहीं करती, जो दूसरे लोगों ने यही मामला खरीदा है, स्टेशनरी वाला, बॉल पॉइंट वाला, मैं उसमें से जीत गया हूं, मैं बेस्ट रिटर्न लेके आया हूं मार्केट से, मैं मार्केट को पैसे लेके आया हूं लेकिन अच्छी चीज खरीद के ले आया हूं, मुझे मैक्सिमम सेटिस्फाई कर रही है, और इस पे किसी को कोई शिकायत नहीं है। क्यों? एवरीबॉडी इज अपलोडिंग द रेट्स, यानी फाइनेंशियल इवैल्यूएशन, एवरीबॉडी इज अपलोडिंग the bidding document, everybody is uploading the advertisement, तो हम उसका सबका जायजा ले सकते हैं कि कौन कितने कागज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी किस रेट पर ले रहा है, और उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, 80 ग्राम है, फलां 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 है, और वो PCSIR से टेस्टेड है एंड वेरी गुड, और दूसरा एक लेता है 950 रुपए इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, और तीसरा लेता है 610 रुपए इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो करप्शन तो सारी जाहिर हो गई, और सारे डॉक्यूमेंट तो अपलोडेड हैं, एवरी पर्सन कैन डाउनलोड एंड डिक्लेयर दैट जो भी प्रोक्योरमेंट है उसको वो इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है, और किस बुनियाद पे? सिर्फ इस बुनियाद पे कि ये बेस्ट रिटर्न नहीं है, इसमें कोई ना कोई मिले हुए हैं। जब वो बेस्ट रिटर्न नहीं है तो फिर वो फेयर भी ना रहा, ट्रांसपेरेंट भी ना रहा, फिर इकोनॉमिकल भी ना रहा, एफिशिएंट भी ना रहा, फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्योरमेंट के मुताबिक ना रहा, फिर वो मिस प्रोक्योरमेंट डिक्लेयर हो गया। वैल्यू वर्सेस मनी, मनी मीन्स the comparison of its purchasing power with the elements satisfying in that good, in that works, in that services, on the face of quality, timelines, reliability, after sale service, upgradability, price, source and combination of all time, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक कोई बार। तो ये बहुत सारे असूल हैं जो पहले से ही हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं। क्रक्स ऑफ द प्रोक्योरमेंट क्या है? कन्वर्जन ऑफ पब्लिक फंड लाइज विद द पब्लिक ऑफिसर्स, और हमने उसको कन्वर्ट करना है इनटू पब्लिक गुड्स सर्विसेज, और पर ये जो पब्लिक गुड्स हैं, दीज आर लाइंग विद द मार्केट फोर्सेस, और हम जब उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो कौन जीतेगा? अगर तो विन विन पोजीशन नहीं है, मार्केट फोर्सेस ड्यू टू इंफॉर्मेशन अगर आपसे जीत गए तो गवर्नमेंट को लॉस हो गया। आपकी नाअहली, हमारी नाअहली की वजह से, हमारी ना समझी की वजह से, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को ना समझने की वजह से, और फिर यकीनन टैक्सों का भी लॉस हो गया। तो हमें इस तरह से सोचना है इस मामले पे कि जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हों तो ये ऑन द फेस ऑफ अदर्स ये हमारी प्रोक्योरमेंट बेस्ट डिक्लेयर हो जाए तब ठीक है, या बेस्ट वालों में से हो या मिलती जुलती हो।
اب ذرا ہم آتے ہیں کہ پرائس کیا ہے، ریٹس کیا ہیں، کاسٹ کیا ہے، ایسٹیمیٹ کیسے کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ نے بجٹ بنانا ہو، آپ نے کچھ بھی کرنا ہو، تو آپ کو ایک ایکویشن یاد رکھنی چاہیے کہ ایسٹیمیٹ از اکول ٹو کوانٹٹی ملٹیپلائڈ بائی ریٹ. یہ بنیادی بات ہے، یہ ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ کے برابر ہے. دوسرا ہے ایسٹیمیٹڈ پرائس کے لحاظ سے. اب وہ پرائس کیا ہے اور ریٹ کیا ہے؟ پرائس اور ریٹ میں کیا فرق ہے؟ پرائس کہتے ہیں نرخ کو اور ریٹ کہتے ہیں بھاؤ کو. پرائس میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی شامل. وہ دفتر خود جاتا ہے یا اس کا نمائندہ اور وہ بازار سے خود شاپنگ کر کے آتا ہے. نہ اس میں لوڈنگ ہے، نہ ان لوڈنگ ہے، نہ کوئی انکو ٹرمز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اس کے پاس امپریسڈ منی ہے، اس کے پاس پرماننٹ ایڈوانس ہے، سرکاری پیسے یا فیکٹری کے یا بزنس کے پیسے جیب میں موجود ہیں اور وہ سرکاری طور پر خریداری کے لیے جا رہا ہے. وہ اردو بازار جاتا ہے، مختلف جگہ پہ مختلف اسٹیشنری دیکھتا ہے، باقاعدہ طے کرتا ہے اور اس کے بعد وہ خرید لیتا ہے. تو جس بھاؤ پہ، جس ریٹ پہ، جس پرائس پہ خریدتا ہے ہم اس کو پرائس کہتے ہیں. لیکن جب ہم ادھار پہ خریدتے ہیں تو اس میں بہت سارے سکیل آ جاتے ہیں، بہت سارے انگریزی کے الفاظ آ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ان کا جو ہے نا پہنچ کیا ہوگی. اگر ٹیکسٹ بک بورڈ نے عملی کاپیاں، یہ جو پریکٹیکل بکس ہوتی ہیں، یہ نوٹ بکس لینی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میری پہنچ ہے قذافی اسٹیڈیم کے اندر ان کا دفتر ہے جو سٹور ہے، تو ویل اینڈ گڈ، تو ریٹ اس کا کم ہوگا. لیکن اگر اس بیڈنگ ڈاکومنٹ میں لکھ دیا جائے کہ اس کی پہنچ پورے پنجاب کے کالجز میں ہوگی تو اس کا بھاؤ یہ نہیں ہوگا. پھر وہ اس سے ڈبل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ کر کے ہر کالج میں پہنچانی تو ڈیفرنٹ ہوگا. تو اس لیے یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ کب ہم نے کوانٹٹی کو ریٹ سے ضرب دینی ہے اور کب ہم نے اس کو پرائس سے ضرب دینی ہے، اور پرائس اور ریٹ میں فرق کیا ہے. ڈفرنس بٹوین دی پرائس اینڈ ریٹ یہ ہو گیا. پھر نیکسٹ بات آگے کہ سنگل سٹیج 2 انویلپ میں کہ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں آف دی کوالٹی، کوانٹٹی آف دی ریکوائرڈ کوالٹی، ڈبل کیو آ گیا. اب یا ریٹ ہوگا یا پرائس ہوگی. اگر آپ پبلک منی جیب میں ڈال کے جا رہے ہیں خرید کرنے تو ریکوائرڈ کوالٹی کو سامنے رکھیں گے، ریکوائرڈ کوانٹٹی کو سامنے رکھیں گے اور پرائس کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے ایسٹیمیشن لگائیں گے. اور اگر ادھار خرید ہے تو پھر آپ ریٹ کو سامنے رکھیں گے اور شرائط کو سامنے رکھیں گے. تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ آپ جتنا رسک مارکیٹ فورسز پر ڈالتے جائیں گے آپ کا ریٹ بڑھتا جائے گا. پھر یہ بھی سامنے رکھنا ضروری ہے کوانٹٹی کے حوالے سے کہ اگر آپ اکانومیز آف سکیل پر خریدیں گے، یعنی آپ اگر زیادہ چیز خریدیں گے تو ریٹ کم ہوگا. اگر آپ کم ٹکا ٹوکری کر کے چیزیں خریدیں گے سپلٹ کر کے تو آپ کا ریٹ زیادہ ہوگا، گورنمنٹ کو لاس ہوگا، پبلک کو لاس ہوگا. لہذا اکانومیز آف سکیل کی بنیاد پر اگر خریدیں گے تو یو ول فیچ کمپٹیٹیو ریٹس فرام دا مارکیٹ. بلک میں خریدیں گے. اگر آپ فریم ورک میں جائیں گے تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ وہ مارکیٹ فورس بھی پیچھے کسی سے وہ کر لے گی، فریم ورک کر لے گی، یا انویسٹر کے طور پر کیا کرے گی کہ آپ کی سالانہ چیزوں کو خرید کر کے اپنے پاس سٹاک کر لے گی. جب آپ کا آرڈر پہنچے گا تو وہ آپ کو مال سپلائی کر دے گا. وہ تو انویسٹر ہے. تو مارکیٹ میں چاہے ڈالر بڑھتا جائے،
चाहे मार्केट में शॉर्टेज है, उसने आपका बंदोबस्त कर लिया है। आपकी बजट प्रोविजन को सामने रख के आपके पिछले साल की जो खपत है उस मटेरियल की उसने सामने रख के आपकी स्टेशनरी को उसने अपने पास स्टोर कर दिया है। लिहाजा उसको कोई रेट, उसको फायदा ही फायदा है कि एक तयशुदा पर कम अज कम रेट पे उसने खरीद करके रख दिया है। स्टोर उसका, हिफाजत उसकी, और जब आप ऑर्डर भेजते हैं तो वो अपने स्टोर से चीजें उठाता है, आपको जाके पहुंचा देता है। तो ये बेहतरीन मेथोडोलॉजी है प्रोक्योरमेंट की, इसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं, किसी को नुकसान नहीं होता, और ये विन विन पोजीशन होती है अगर इस समझदारी से की जाए तो। फिर इसी तरह से हम सारी चीजों को देखेंगे कि कास्ट जो है, कास्ट एनालिसिस जो है वो स्पिरिट है, क्रक्स है प्रोक्योरमेंट का, यानी प्रोक्योरमेंट की रूह कास्ट एनालिसिस है। अब कास्ट एनालिसिस जो है ना वो कैसे की जाती है, वो कुछ इस तरह से की जाती है कि कास्ट को वर्कआउट करने का, वी डिजायर टू प्रोक्योर एन ऑफिस प्रिंटर। ये हमारे था कि ये जो ऑफिस प्रिंटर होता है, हर कंप्यूटर, हर दफ्तर में एक प्रिंटर पड़ा हुआ है, सादा सा प्रिंटर है, वो हमने खरीदना है। तो एज पर स्पेसिफिकेशन जो है ना, 2 फर्मों ने हिस्सा लिया या 2 लोगों ने हिस्सा लिया, और टेक्निकल इवेल्युएशन में तो दोनों स्पेसिफिकेशन के मुताबिक थे। एक कैनन था, दूसरा एचपी था, और हमारा जो है सिंगल स्टेज 1 एनवेलप था, और उसमें हमने देखा कि एक 9000 का है, दोनों स्पेसिफिकेशन पूरे करते हैं 11000 का है। तो आपका यकीनन डिसीजन होगा कि हम 9000 वाला लेंगे। लेकिन इसमें आपने क्या गलती कर रहे हैं, आप इसकी होल टाइम लाइफ कास्ट को कंपेयर नहीं कर रहे, आप कास्ट ऑफ यूनिट नहीं वर्कआउट कर रहे। यानी आप एक पेपर पर प्रिंटिंग का जो खर्चा आएगा वो आप वर्कआउट नहीं कर रहे, और ये 9000 और 11000 की जो फिगर है, दैट इज यूटोपिया, दैट इज, ये सैराब है, ये धोखा है। अब देखें कि आपने प्रिंटर खरीदना हो तो डिसीजन कैसे करेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द टोनर इस पे अप्लाई करें। तो आपने देखा कि कैनन वाला कहता है कि 9000 का मेरा ये प्रिंटर है, और जो आप इसके बाद जब भी आप टोनर खरीदेंगे तो वो 8000 का होगा। लेकिन हमने तो इसको खरीद करते वक्त इसको कंसीडर ही नहीं किया, बिल्कुल हमने कहा जी टोनर का क्या है, वो जितने का होगा मार्केट, नो नॉट एट ऑल। अब दूसरा देखें एचपी का, एचपी वाला कहता है 11000 का मेरा प्रिंटर है और मेरे 4000 रुपए का टोनर है। तो हम अब क्या करेंगे कि वो जो टोनर है वो तो प्लास्टिक की बॉडी है और एक सप्लाई उसमें लगी हुई है बिजली की, बस बाकी तो उसमें वो फिरकियां लगी हुई हैं, बस वो कागज को घुमाती हैं, उठाती हैं, कुछ स्ट्रक्चर सा छोटा सा बना हुआ है बस। हाँ उसमें टोनर भी शामिल था पहली दफा जो आए, लेकिन हमें ये तो 10 दिन बाद 1000 पेपर निकालने के बाद खत्म हो जाएगा। इसके बाद तो सारी जिंदगी हमने इसमें टोनर ही डालना है। तो जो चीज कंसीडरेबल नहीं थी उसको हमने कंसीडर कर लिया, और जो कंसीडरेबल थी उसको इग्नोर कर दिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट। तो वही हम देखेंगे कि ये पहले वाला जो है ये 8000 बटा 1000, ये तो 8 रुपए प्रिंट कर रहा है, और ये दूसरा जो है ये तो 4 रुपए पर यूनिट हमें दे रहा है, हम तो ये लेंगे। तो इसलिए अगर किसी प्रोक्योरमेंट वाले को, एजेंसी को, अगर अपनी रिक्वायरमेंट की किस्म चुनने का तमीज नहीं है या तरीका नहीं आता, या उसको उसकी प्राइस और उसमें कंसीडर करने वाले एलिमेंट्स को वो नहीं कंसीडर करता, तो फिर उसको प्रोक्योरमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो नुकसान कर रहा है लोगों का, वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में फिट नहीं है। तो ये एक मैंने सिंपल सी आपको मिसाल दी है कि खरीदारी की सोच कैसे होनी चाहिए। तो डिपेंड अपॉन के वो जो है, डिपेंड अपॉन के कौन जो है वो ज्यादा समझदार है दोनों में, मार्केट फोर्सेस में और आप। तो इसमें देखें
کہ اب ہم تھوڑا کاسٹ اور ٹیکس کی طرف آتے ہیں کہ پرائس سمپل انکلوسیو آف جی ایس ٹی یا پی ایس ٹی. یہاں پہ میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ گوڈز میں یو مسٹ تھنک اباؤٹ جی ایس ٹی, نو پی ایس ٹی. اور اگر آپ پی ایس ٹی یعنی کہ سیلز ٹیکس آن سروسز ہے تو وہ سروسز میں شامل ہوں گے. یہ دونوں انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, دونوں انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز پرائس کا حصہ ہوتے ہیں, جبکہ اس کے مقابلے میں انکم ٹیکس ہے. انکم ٹیکس ہے ڈائریکٹ ٹیکس. اب جب کبھی کوئی ورک آؤٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ انکم ٹیکس ریٹ مانگتے وقت اس کا کالم بھی کھول دیتے ہیں. نہ تو اس ریٹ سے کبھی انکم ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اور وہ پرائس کے بڑھانے کا سبب بنتا ہے. دیٹس رانگ. تو وہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ٹیکس کا مزاج یہ ہے کس چیز پر کون سا ٹیکس ہوگا, وہ کب ایگزیبٹ ہوگا, کب منظر عام پر آئے گا اور کب وہ نہیں منظر عام پر آئے گا, کس چیز کا حصہ ہوگا اور کس چیز کا نہیں حصہ ہوگا. یہ ہے اس کی اپلیکیشن, یہ ہے اس کا لاگو ہونا, امپلیمنٹیشن. تو اس کا لحاظ رکھا جائے. ہم آگے جا کے اس کی مثال دیکھتے ہیں. تو پر یونٹ اینڈ اماؤنٹ ایز اے ہول, ہم پر یونٹ پر جائیں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا, اگر ہول اماؤنٹ پر جاتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے فرنیچر خریدا اور آپ نے یہ کہا کہ ہم سارے فرنیچر کو ایز اے ہول دیکھیں گے, چاہے وہ کرسی ہے, چاہے میز ہے, چاہے صوفہ سیٹ ہے, چاہے کچھ بھی ہے. اسی طرح سے آپ نے اسٹیشنری خریدی اور آپ نے کہا کہ وہ جو کچھ بھی ہے ہم اس کو ایز اے ہول دیکھیں گے, یعنی کیمولیٹو ریٹ دیکھیں گے. جیسے ورکس میں ایز اے ہول دیکھا جاتا ہے ریٹ کو بی او کیو کے مقابلے میں. تو اگر آپ نے گڈز میں ایز اے ہول پر چلے گئے اور اس کے بہت سارے آئٹم ہوئے تو دیٹ ول کریٹ لاس ٹو دا گورنمنٹ, کیونکہ آپ نے صوفہ سیٹ کو اور ساری چیزوں کو ایک ہی جگہ سب کو ٹوٹل کر کے جو اس کی ٹوٹل بڈ آئی تھی آپ نے اس کے مطابق اس کو آرڈر دے دیا. اور جبکہ اس کے ساتھ جو دوسرے کمپیٹر, کسی کی کرسی کم تھی, کسی کا صوفہ سیٹ کم تھا, کسی کا بیڈ کم تھا, کسی کی ریوالونگ چیئر کم تھی, اور اگر آپ کم از کم کی بنیاد پر فیصلہ کرتے جبکہ اسپیسیفیکیشن میں وہ سارے اپرووڈ تھے اور ٹیکنیکلی اپرووڈ ہوئے تو تبھی ان کی فائنانشیل کھلی نا, تو یقیناً پھر آپ نے لاس کیا. تو وہ کبھی 20 لاکھ کا ہوگا, کبھی 50 لاکھ کا لاس ہوگا. چونکہ آڈٹ آئے گا تو وہ کہے گا کہ آپ کا یہ ڈیسیژن درست نہیں ہے, آپ کو یونٹ وائز جانا چاہیے تھا, آپ کو کرسی وائز, صوفہ وائز آپ کو آرڈر دینے چاہیے تھے اور ایویلیویٹ کرنا چاہیے تھا. آپ نے ورکس کی طرح جو اس کو ایز اے ہول کر لیا ہے, اس سے گورنمنٹ کو اتنا لاس ہوا ہے. فکس دا ریسپانسبلٹی اینڈ میک گڈ دا لاس. اس کے بعد پھر کوئی چانس نہیں ہے, کیونکہ آڈٹ کے بعد پھر کسی نے اس کو سیٹل نہیں کرنا, کیونکہ انہوں نے کہنا ہے کہ یہ بالکل. جبکہ آپ دوسری جگہ پہ سب کو جا کے دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح سے ہی خرید رہے تھے. وہ گوڈز کو ایز اے ہول نہیں خرید رہے تھے, وہ انڈیویجول آئٹم کے ریٹ کے لحاظ سے ان کو ورک آرڈر دے رہے تھے, چاہے وہ فریم ورک ہو, چاہے وہ سنگل ایکٹیویٹی پروکیور. تو یہ دھیان رکھیں. اب ریٹ میں جو ان کو ٹرمز ہو سکتی ہیں وہ ایف او بی ہے, فری آن بورڈ, سی اینڈ ایف, سی آئی اینڈ ایف اور ایف او آر. تو ملکی بنیاد پر جو پہنچ ہوتی ہے اس کو ہم ایف او آر کہتے ہیں. تو ایف او آر کا لحاظ رکھیں گے تو چونکہ اس میں بہت ساری, یہ وہ سکیل ہے جس کو جو کہ نرخ کو بھاؤ کر دیتا ہے. یہ وہ سکیل ہے کہ جتنا رسک آپ اس کے اوپر ڈالیں گے تو اتنا ہوگا. اسی طرح سے آپ ورکس ایگزیکیوٹ کروا رہے ہیں تو آپ نے ریپیئر اور اوریجنل ورک کا دھیان نہیں رکھا, تو اوریجنل ورک میں پی ایس ٹی 5% چارج ہوتا ہے اور یہ کنٹریکٹر کو اس کے اگینسٹ انوائس بھی نہیں دینی پڑتی. اور ریپیئر کی صورت میں کیا ہے کہ 16% ٹیکس چارج ہوتا ہے, اور اگر کوئی ای پی سی موڈ میں ہے جس میں اس کی ڈیزائننگ اور سارا کچھ اور بعد میں او اینڈ ایم یا ریپیئر بھی اس میں 5 سال کے لیے دیکھ بھال ہے, یعنی اس کی پروکیورمنٹ بھی, اس کی
लेइंग भी, प्रोवाइडिंग भी, फिक्सिंग भी, सब कुछ शामिल है, जिसको हम बाइफरकेट नहीं कर सकते, तो उस पे भी 16% है। तो जब तक हम वर्क्स को क्लासीफाई नहीं करेंगे, गुड्स से अलहदा नहीं करेंगे, सर्विसेज को वर्क से अलहदा नहीं करेंगे, हम प्राइस एस्टिमेट नहीं कर सकते, रेट एस्टिमेट नहीं कर सकते, हम बिड मांग नहीं सकते, बिडर बिड नहीं दे सकता। तो इसलिए टैक्सों का लिहाज रखना जरूरी है, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर गुड्स, सर्विसेज एंड वर्क्स ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब हमें क्या मजबूरी हुई, पर्टिकुलरली पंजाब में ये मजबूरी हुई कि बिड सिक्योरिटी को लिंक कर दिया गया प्राइस के साथ, कास्ट के साथ, रेट के साथ कर दिया गया, जबकि इससे पहले ये बिड के साथ होता था। तो हमें इतनी परेशानी नहीं होती थी कि बिडर जो बिड देगा उसकी जो बिड सिक्योरिटी अप टू 5%, जो भी आपने लिख दी 2%, 3%, अप टू 5%, तो वो लागू हो जाती थी। बट जब से ये लिखा गया एस्टिमेटेड, तो अब प्रोक्योरिंग एजेंसी को एस्टिमेट करना जरूरी है। जब वो प्राइस को एस्टिमेट करेगा तो उसको टैक्सों का लिहाज रखना जरूरी है, क्योंकि इसका हुजम ही इतना ज्यादा है। हुजम इतना ज्यादा है कि जीएसटी 17% है, इनकम टैक्स 4% या 4.5% है। अगर वो एक्टिव नहीं है तो फिर वो डबल हो जाता है। इसी तरह ऑक्शन है, ऑक्शन में 17% जीएसटी है और 10% इनकम टैक्स है। और अगर वो जो ऑक्शन में जो बोली में जीता है, अगर वो नॉन एक्टिव है तो ये 10%, 20% हो जाता है। तो आप जरा देखें प्राइस में कितना बड़ा इफेक्ट है, इसका हुजम कितना ज्यादा है प्राइस में, कि उस बोली में 17% और 20, ये 47%, यानी नियर अबाउट 50% इम्पैक्ट जो है वो टैक्सों का है, जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। तो बाद में ऑडिट पैरा लगता है कि जी आपने टैक्स का ध्यान नहीं रखा ये, और आप फिर जाते हैं और उसके कहते हैं ओ भाई कबाड़िया, या वो जो आपका मतलब है कि पुराना सामान या जो ले गया ऑक्शन में, जी, तो जो ले गया, तो वो जब वहां जाता है और जाके पूछता है कि भाई वो आपने पैसे देने हैं, ऑडिट पैरा वो आपकी बात ही नहीं सुनता। वो कहा जी वो मौका गया, वो बात कही, वो रात गई, थैंक यू वेरी मच, बस अनुभव आप खुद ही दो जहां भी देते हो, हमने नहीं देना, अपने ऊपर फिक्स करो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने आइंदा आपके पास आना नहीं है। आपको तो नीलामी की तमीज नहीं है, आप नीलामी शराइत में ये सारी चीजें लिखते कि जो नॉन एक्टिव होगा वो इस तरह से होगा, जो 17% जीएसटी होगा, फलाना होगा, फिर आपने वहीं बता देते, हम सिक्योरिटी फोरफिट करवा लेते, हम इस मुसीबत में ना पड़ते। तो ये चूंकि अब आप अदालत है तो जाएं, हम तो आपकी शराइत में नहीं लिखा हुआ था, तो अब आप अपनी जेब से दें। तो क्या मुलाजमीन को अपने बच्चों को पेट काट के उनको देना पड़ेगा, सिर्फ नाअहली की वजह से, सिर्फ टैक्सों की समझ ना रखने की वजह से, क्योंकि अब ऑक्शन भी प्रोक्योरमेंट का हिस्सा बन गई है, इसलिए टैक्सों का ध्यान रखना जरूरी है। इनकरेक्ट प्राइस रेट जो है वो ये है कि उसमें क्या किया जाता है, ये मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ। अक्सर बिडिंग डॉक्यूमेंट जो इस वक्त भी अपलोड हुए पड़े हैं, उसमें जाके आप तज्जिया करें तो लिखा हुआ होगा आइटम यूनिट रेट, रेट विदाउट टैक्स, इनकम टैक्स और फिर जीएसटी या पीएसटी। तो अब अगर किसी ने यहाँ लिख दिया कि भाई यूनिट रेट जो है ना वो 100 है और इनकम टैक्स 4.5 रुपए लिख दिया, और आगे फिर 4.5 रुपए को 100 रुपए में जमा करके आगे जीएसटी 17% लिख दिया, और फिर आगे दोनों को जमा करके लिख दिया, तो ये तो गलत रेट है। इनकम टैक्स इनडायरेक्ट तो नहीं है, ये तो डायरेक्ट है, ये तो पेमेंट के वक्त जाहिर होगा और उसी वक्त बीच में से मिन्हा करके बाय बुक ट्रांसफर जमा करा दिया जाएगा। इसकी क्लासिफिकेशन या इसकी इम्पोजिशन या इसको यहाँ किसने बिड शेड्यूल में किसने लागू कर दिया और वो बिडिंग डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता है, दैट्स रॉन्ग।
अच्छा, फिर उल्टा और गलती क्या की, इनकम टैक्स तो ये बनना नहीं है, वो तो उसमें रूल 153 में लिखा हुआ है, इनकम टैक्स शैल बी चार्ज्ड ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द बिल या क्लेम इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी या पीएसटी। वो इंक्लूसिव होता है पीएसटी पे, यानी इनडायरेक्ट टैक्स पे। और यहाँ हमने क्या किया कि पहले इनकम टैक्स जमा कर दिया, फिर दोनों को जमा करके फिर उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई कर दिया, तो सारा निजाम ही गलत हो गया। और बाकियों ने भी इसी तरह से किया। अच्छा, किसी ने अगर सही किया था, इसको खाली छोड़ दिया, तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो बेवकूफ हमारे मुताबिक रेट दे, नॉट एट ऑल। तो ये वाला कॉलम ना खोलें, बाकी ठीक है कि यूनिट रेट, और फिर यहाँ पर लिखें रेट ऑफ जीएसटी, ताकि ये देखें कि वो रेट कौन सा लगा रहे हैं, 17 लगा रहे हैं, अब पीएसटी लगा रहे हैं, तो पीएसटी का भी यही उससे परसेंटेज ले लें, ताकि बाद में लड़ाई ना हो, कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए कि यहाँ पर आप लिखें रेट ऑफ पीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी, क्योंकि जीएसटी के भी प्रिस्क्राइब्ड रेट भी हैं, स्टैंडर्ड रेट्स 17% भी है। तो ये वाला कॉलम आप खत्म कर दें और यहाँ पर लिखें रेट ऑफ जीएसटी को परसेंटेज में लिखें, और अगर पीएसटी है और वो रिपेयर का काम है, लिखे यहाँ 16%। तो इस तरह से हम आगे इसको चला सकते हैं। तो बिड मांगने का अंदाज आपका टैक्सों के लिहाज से सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स शामिल करते हुए होगा, तो आपकी प्रोक्योरमेंट ठीक होगी, आपका एनालिसिस भी ठीक होगा, कास्ट की इवैल्यूएशन ठीक होगी, प्राइस ठीक, हर चीज ठीक होगी। लेकिन अगर आपका अपना वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है टैक्सों के बारे में, तो फिर देयर विल बी एन ऑडिट पैरा, और जिसमें ये होगा कि लॉस सस्टेन टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर, और वो बेयर करना पड़ेगा। अब रिस्क जब हम मैनेज करने जाते हैं, तो कास्ट ऑफ टेंडर में भी पैसों का ताल्लुक है, बिड सिक्योरिटी में भी पैसों का ताल्लुक है, परफॉर्मेंस गारंटी 10% में भी उसमें भी उसी का ताल्लुक है, क्योंकि 10% ऑफ द कंट्रेक्चुअल प्राइस है, और प्राइस में फिर टैक्सेशन शामिल है। फर्दर परफॉर्मेंस गारंटी वर्क की सूरत में कोई जितने % बिलो थे उसका उसके साथ फर्क है। अब एक्सकलेशन जो क्लास है उसके साथ उसका फर्क है। मोबिलाइजेशन एडवांस आपने देना है तो रेट और होगा, नहीं देना तो और होगा। सिक्योर्ड एडवांस आप देते हैं तो और होगा, और अदरवाइज और होगा। एडवांस पेमेंट करते हैं तो हमारा रेट ठीक है, बिड और होगी, और एडवांस पेमेंट के बगैर काम कराने के बाद पेमेंट करनी है तो हमारा रेट और होगा। और फिर एडवांस पेमेंट पर टैक्सों की कटौती किस तरह से होगी, ये फिर और तरह से होगा। कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है, यस करना है, फिर उसको स्टैम्प पेपर ऑफ द प्रॉपर वैल्यू पे करना है, यस करना है, ये भी टैक्स है, ये भी ड्यूटी है। और फिर रजिस्टर्ड भी करवाना है, तो ये भी। तो इसमें से कोई चीज आप भूल जाएंगे, उसका बेनिफिट जाएगा ठेकेदार को, और कंट्रैक्टर विल बी ग्रांटेड अनड्यू ग्रेटिफिकेशन, और जितनी अनड्यू ग्रेटिफिकेशन होगी दैट विल बी लॉस टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर, वो ऑडिट वर्कआउट कर देगा। लिहाजा सब साहिबान को मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि मुस्तरी होशियार बाश, ये वो पर्शियन असूल है जो कि एक ही फिक्रे पर पूरा प्रोक्योरमेंट लॉज खत्म हो जाते थे, कि खरीदने वाला होशियार रहे। होशियार का मतलब है रैशनल, रैशनल का मतलब है having all the information which the market forces have with them। वो जितना इल्म रखते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन भी उतनी हो, ताकि आपके और उनके दरमियान विन विन पोजीशन हो, विन लूज ना हो, लूज लूज भी ना हो, विन विन हो। विन विन तब होगी जब आप टैक्सों का, उसकी किस्म का और उसकी क्वांटिटी का, और वो कहाँ से चलती है, कहाँ पहुंचती है, कहाँ बनती है, कहाँ मॉडिफाई होती है, ये सारा इल्म आपके पास होगा, तो देन यू विल बी अ रैशनल कंज्यूमर एंड ऑलवेज हैव द कंज्यूमर सरप्लस। Otherwise you will bear consumer loss, and consumer loss is equal to the public loss. Corruption lies in rate, हमेशा याद रखें।
जब भी आपने करप्शन को तलाश करना हो, ये रेट में पाई जाएगी आपको। रेट कौन सा? द रेट प्रिवेलिंग इन द मार्केट। अगर उससे ज्यादा है तो फिर जितना ज्यादा है उतनी करप्शन। ये ऑथेंटिक बात है, इसको आप रिसर्च करके देख सकते हैं। और जिन्होंने रिसर्च की है वो उसका भी सबसे बड़ा एलिमेंट उन्होंने वेरिएबल निकाला है, तो वो कहते हैं कि करप्शन ऑलवेज लाइज इन रेट्स, और रेट में टैक्सेस शामिल है। अगर आपने रेट ज्यादा एक्सेप्ट किया है तो फिर टैक्सेस पे भी उतना ही ज्यादा फर्क होगा, वो भी उसी तरह से ही लागू हुए होंगे। अप्रूवल लेते वक्त भी आपको कहा जाता है कि एस्टिमेट दिखाओ, फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल देगी अकॉर्डिंग टू रूल 11 ऑफ द प्रोक्योरमेंट रूल्स। प्रोक्योरमेंट इनिशिएट करने से पहले एक अप्रूवल मैकेनिज्म होती है, और नो प्रोक्योरमेंट शैल बी इनिशिएटेड until and unless the approval is obtained from the competent authority duly mentioned in that procurement mechanism, चाहे वो वर्क्स हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे सर्विसेज हो। अब अगर आप वो अप्रूविंग अथॉरिटी हैं तो आप कहेंगे कि पहले मुझे इंडेंट दिखाओ और इसकी जस्टिफिकेशन दो कि क्यों जरूरत है, सालाना जरूरत क्या है, कितने पड़े हैं और कितने 30/6 तक आने हैं, ये सारी मुझे तफसील दो। आप कहेंगे स्पेसिफिकेशन दो, फिर आप कहेंगे इसको स्टैंडर्डाइज करो ताकि सिंगल स्टेज 1 एनवेलप से खरीदा जाए, मैक्सिमम उसको कवर किया जाए। फिर आप कहेंगे एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान साथ लगाओ कि आपने इसको प्लान भी किया था कि नहीं, बजट की कॉपी, एस्टिमेशन लगाओ, और एस्टिमेशन में आप कहेंगे कि जो रेट एनालिसिस कास्ट और इसकी जो हिस्टोरिकल कास्ट है वो बताओ कि ये जस्ट प्रीवियस प्रोक्योरमेंट हमारे दफ्तर में स्टॉक रजिस्टर में किस प्राइस पर आई थी, कितनी आई थी, किस प्राइस पे आई थी, और हमारा मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट क्या था, और अब आप कितनी एस्टिमेट ला रहे हैं, ताकि जब बिड आएगी तो हम अपने एस्टिमेटेड रेट के साथ उसको कंपेयर करेंगे इन ऑर्डर टू इशू वर्क ऑर्डर या सप्लाई ऑर्डर या परचेज ऑर्डर। बिडिंग डॉक्यूमेंट में भी हमने बिड शेड्यूल का नमूना देना है, जो ये पहले गुजरी है कि वो हम उसको रेट किस तरह से मांगे, जिस तरह से आपकी सेल्स टैक्स इनवाइस होती है बिल्कुल इसी अंदाज से मांगे, बीच में इनकम टैक्स का कॉलम क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ही फर्स्ट क्रिएट कर देता है और वही एक्सेस पेमेंट का बायस बनता है। बजट प्रोविजन डज नॉट एक्सेप्ट तो फिर वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। अप्रूवल मैकेनिज्म की कॉपी लगाएं वगैरह वगैरह। तो फिर वो अगर अप्रूव कर देता है तो फिर वो सैंक्शन भी कर देगा। सैंक्शन के वक्त क्या होगा, माल आ चुका होगा, सर्विस रेंडर हो चुकी होगी, गुड्स एग्जीक्यूट हो चुके होंगे अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन, वेल एंड गुड। फिर आप उसकी पेमेंट के लिए इंकर, सैंक्शन क्या है, ये डेफिनेट है टू इंकर द एक्सपेंडिचर, कि वो वादा निभा दिया उसने, मार्केट फोर्सेस ने, अब उसकी पेमेंट कर दो। तो यहाँ टैक्सों का झगड़ा नहीं पड़ना चाहिए कि जी ये तो 16% है, ये तो 5% है, ये तो लगना ही नहीं है, ये तो मैंने देना ही नहीं है, ये तो आपने देना था। ये चीजें नहीं होनी चाहिए वो पहले से, क्योंकि हमारा बिडिंग डॉक्यूमेंट शुड ऑलवेज बी अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का जो देसी मैं तर्जुमा अगर करूं झटका, तो वो ये बनता है कि मार्केट फोर्सेस जिस तरह से सोचती हैं, आपने उसी सोच को सामने रख के ये बिडिंग डॉक्यूमेंट बनाया है। वो बिडिंग डॉक्यूमेंट की आपकी एक एक लाइन को समझ रहे हैं और वो आपकी एक एक लाइन को वो कर रहे हैं, नहीं तो प्री बिड कर लें उनके साथ, ताकि आप एक ही पेज पर हो, उनको रेट देते हुए प्रॉब्लम ना हो, आपको रेट मांगते हुए प्रॉब्लम ना हो, टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल आर्बिट्रेशन में ना जाए, रिड्रेसल में ना जाए, और ये सारा पाए तकमील। तो उसके लिए डिपेंड करता है कि आपकी जो अप्रूवल थी वो अगर स्ट्रांग है और आपका बिडिंग डॉक्यूमेंट अनएम्बिगुअस है, तो आपको कभी कोई ऑडिट पैरा अट्रैक्ट नहीं करेगा उस प्रोक्योरमेंट। अब ये हो गया जी, पेमेंट आपने 30 डेज में करनी होती है, तो वो अब जब हम किसी को कंसल्टेंट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें भी ये देखें कि क्वालिटी एंड कास्ट में फिर कास्ट आ रही है।
फिर उसमें वो 16% आ रहा है, फिर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर किस रकम पे लगेगा, और अगर वो कंपनी है तो किस तरह लगेगा उसका, कंपनी है तो वो इनवॉइस जारी करेगा और हम पेमेंट करते वक्त डिडक्ट नहीं करेंगे। तो जब तक आप टैक्स को नहीं सोचेंगे आप प्रोक्योरमेंट कर ही नहीं सकते, चाहे वो कंसल्टेंसी हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वरना झगड़ा ही झगड़ा है। तो इसी तरह से टेक्निकल इवेल्युएशन में 30% अगर सिंगल स्टेज 2 एनवेलप की बात करें तो उसमें भी यही है कि फर्जी तौर पर देख लें कि क्वालिफिकेशन के हमने किसी कंसल्टेंट को रखना था, क्वालिफिकेशन के 30 मार्क्स हैं, बीएससी होगा तो 10, एमएससी होगा तो 20, पीएचडी होगा तो 30, एक्सपीरियंस के 20 मार्क्स हैं, और अगर वो 20 साल का है तो 40 नंबर देंगे, इसका मतलब 2 नंबर हर साल के एक्सपीरियंस के नंबर हैं। तो वो जो भी डाटा देगा उसको वेरीफाई करके हम नंबर लगा देंगे। और फाइनेंशियल वर्थ जो है ना वो 30 है, तो एक नंबर है 10 मिलियन का, यानी 1 करोड़ का 1 मिलियन है, तो 30 नंबर है। जिस जो 30 करोड़ से ज्यादा होगा 30 नंबर देंगे, जिसका बिजनेस की बैलेंस शीट जो है या उसका टर्नओवर जो भी आप क्राइटेरिया रखें वो अगर 20 है तो आप 20 नंबर देंगे, 20 करोड़ है, और वो ऑडिटेड होगा उसकी जो रिपोर्ट है। तो हैविंग सेड दैट, तो आपने उसकी टेक्निकल इवैल्यूएशन खोली और ये जो पीछे जो स्केल था उसके मुताबिक आपने मेजर किया, उसने 80 नंबर लिए और ये सारे रिस्पॉन्सिव थे, आपने उनका बिड खोल लिया और इसमें टैक्सेस शामिल थे फाइनेंशियल बिड में, और फिर आपने देखा कि इसमें से कम अज कम कौन होगा, किसको सिलेक्ट करें। यकीनन आपने पहले से वेट रखा हुआ है, आपने वेट रखा था शुरू में 70% हम क्वालिटी को देंगे और 30% हम फाइनेंशियल बिड यानी उसकी जो कंसल्टेंसी फीस है उसको 30 मार्क्स देंगे, ठीक है। अब वो 30 मार्क्स में पीएसटी शामिल है, उसमें उसका इनकम टैक्स शामिल है, तो दैट शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अब जरा देखते हैं कि कौन जीता, तो इसमें विनर कौन हुआ। तो सबसे पहले टेक्निकल इवेल्युएशन को 70% से ज़रब देंगे तो 56 नंबर उसने लिए, 70 में से 66.5 और 59.5। और जब हमने फाइनेंशियल बिड खोली तो उसमें जो लोएस्ट बिडर था 1,90,000 वो, और इसकी रेस्पेक्टिव बिड 2 लाख, उसको 30 से ज़रब दिया तो 28 नंबर इसके आ गए। दूसरे के 25.9 इसके कम नंबर हैं, लेकिन इसने उधर ज्यादा नंबर लिए हैं, क्वालिटी में ज्यादा नंबर लिए हैं, ज्यादा पढ़ा लिखा तजर्बाकार था, ज्यादा फाइनेंशियल वर्थ वाला था किसी न किसी वजह से, और ये इसने 30 मार्क्स लिए हैं यानी फुल मार्क्स लिए हैं, लेकिन उधर इसने कम मार्क्स लिए हैं। तो दोनों को साइड बाय साइड दोनों को कंबाइंड करके टोटल स्कोर निकाला तो 92.54 आउट ऑफ 100 लेके ये फर्स्ट आया, और इसमें भी टैक्स का अमल शामिल था। तो ये देखना जरूरी है। तो अब जब कभी भी रेट मांगे तो इस तरह से मांगे, ये वो नमूना है कि पर्टिकुलर क्वांटिटी और यूनिट रेट, अमाउंट विदाउट जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी और अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, आप इस तरह से मांगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका है कि प्राइस मैकेनिज्म, मार्केट प्राइस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये वैसे बात हो चुकी है कि आप अगर कॉम्पिटिटिव रेट फेच करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो आप बल्क में चीजें लें या सालाना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रेट बेस्ट रिटर्न होगा एज कंपेयर टू अदर डीटीओस। तो आपका रेट दुरुस्त होगा और आपको कभी परेशानी नहीं होगी, आपको ऑडिट पैरा भी नहीं लगेगा अगर फ्रेमवर्क में चले जाते हैं या बल्क में खरीदते हैं और उसको फिर डिस्पर्स करते हैं वक्त के साथ साथ। तो बस फ्रेमवर्क और एक ही दफा खरीदने में ये फर्क है, इधर स्टोर आपके पास होता है, उधर स्टोर मार्केट फोर्सेस के पास होता है। जब आप उनको परचेज ऑर्डर जारी करते हैं, जिस तरह से आपको वो पैसे रिलीज होते हैं क्वार्टर वाइज, तो वो खरीद करते हैं, हिफाजत का जिम्मा उसका होता है, रेट तय हो चुका होता है, लेकिन आपके पास से चोरी होने का और इसमें फ्रॉड होने का और जल जाने का रिस्क होता है, तो ये रिस्क भी उसी पे डालें
रेट भी कम होगा, हिफाजत भी उसकी होगी और आप खरीदारी करते रहेंगे। और ये भी नहीं है कि वो बाद में रेट ज्यादा हो जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। जब भी इन चीजों को किया गया है तो वो ज्यादा रेटों में कब फर्क पड़ता है, जब जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डालते जाएंगे तो वो होता जाएगा। अब इसमें आखिरी बात ये है कि रोल ऑफ कंसल्टेंट एंड लीगल एडवाइजर। आपको चाहिए कि आप प्रोक्योरमेंट में कंसल्टेंसी को लेके आए या कोई ऐसी क्लिनिकल आप वो करें कि वन टाइम किसी को ये कहें कि वो आपकी प्रोक्योरमेंट को एक नज़र इस नज़र से देख ले, ताकि आप अब के बाद तो गलती करना बंद कर दें। तो ये रोल भी अप्लाई हो सकता है। और इसमें सर्टिफिकेशन, इसमें जो बिडिंग डॉक्यूमेंट की कंस्ट्रक्शन है, इसमें जो वो तरतीब और तमीज़ है, उसका ध्यान कैसे रखा जा सकता है, कहाँ कहाँ आप ध्यान रख रहे हैं और कहाँ कहाँ नहीं ध्यान रख रहे, ये क्लिनिकल ऑडिट इसका होना जरूरी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हैं। इस वक्त जो टैक्स, कितने किस्म के टैक्स हैं, ये मैं अब आखिरी अपनी बात कर रहा हूँ कि कितनी किस्म के टैक्सों का ध्यान रखना एस्टिमेशन के वक्त आपके लिए जरूरी है। तो एक है प्रोफेशनल, और पेमेंट के वक्त भी जरूरी है। एक है प्रोफेशनल टैक्स, ये प्रोविंशियल लेवी है और कॉन्ट्रैक्ट्स की सूरत में ये स्लैब है, और इसकी ज्यादा से ज्यादा जो स्टैम्प पेपर पर आपने जो वो करनी है, वो स्टैम्प पेपर नहीं बल्कि प्रोफेशनल टैक्स उसका, या तो वो सर्टिफिकेट लेके एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से और आपको दे दे और आप उसको वेरीफाई करें जाली ना हो, या फिर आपको जो पंजाब के जो हैं डीजी, उन्होंने आपको ये इख्तियार दिया हुआ है कि प्रोक्योरिंग एजेंसी को हम इख्तियार देते हैं कि अगर कोई हमारा सर्टिफिकेट ना लाए तो आप साल में एक मर्तबा इस रेट के साथ उसके पैसे काट लिया करें। और ये हम मुलाजमीन भी 200 रुपये भरते हैं, अब ये 400 हो गया है, तो इसको 400 समझा जाए काइंडली। ये जो 200 लिखा हुआ है, 200 हम अप्रैल में भरते हैं, अब 200 हम अक्टूबर में भरते हैं, तो 400 रुपये इसका रेट हो चुका है। इसी तरह से हम जो है ना व्हीकल का टैक्स भरते हैं, तो जो 31 जुलाई तक अपनी व्हीकल का टोकन नहीं भरता सरकारी का, तो उसको फुल रेट पड़ जाते हैं, और वो जो कंसेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। तो अगर आप ये नहीं भरते तो फिर ये भी गवर्नमेंट को लॉस है, और वो यकीनन इस पे भी ऑडिट पर आ सकता है कि एक चीज आपको रियायत के साथ कही गई थी, आपने वो अवेल क्यों नहीं की। इसी तरह से स्टैम्प एक्ट है, ये 2018 में इसमें अमेंडमेंट आई है। वैसे ये 1899 का स्टैम्प एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लेवी, और इसमें कहा गया है कि प्रोक्योरमेंट में कंट्रेक्चुअल में आप 0.25% यानी 1 लाख के पीछे 250 रुपए के हिसाब से आपने स्टैम्प पेपर खरीदना है। और अगर आपकी प्रोक्योरमेंट कम है जिसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो 1200 से कम नहीं होना चाहिए आपका स्टैम्प पेपर। ये भी ड्यूटी है, ये भी टैक्स है, इसका भी ध्यान रखें। नहीं रखेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी बिड में ये सारी चीजें रखी हुई हैं, वो समझदार है, लेकिन आप लागू नहीं करेंगे तो इसका फायदा उसको होगा, और गवर्नमेंट का जो भी रिसीट है, जो भी रेवेन्यू है, उसको लॉस हो जाएगा, और उस लॉस के जिम्मेदार आप होंगे। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टैम्प पेपर पे नहीं किया या ई स्टैम्प पे नहीं किया, उसके ये रेट दिए हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा 10,000 है, तो ये स्लैब दी हुई है। इसी तरह से आप पेमेंट करते वक्त रेवेन्यू स्टैम्प नहीं लेते जो कि उसने देनी होती है। आप 20,000 से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो 50 रुपए की रसीदी टिकट लगेगी, अदरवाइज उसको चेक नहीं मिल सकता। तो ये भी जो है ह्यूज लॉस हो रहा है, और आप अपनी तमाम पेमेंट संभालें, उसमें आपने रेवेन्यू स्टैम्प को लागू नहीं किया हुआ, जबकि बिडर ने अपनी बिड में इसका इम्पैक्ट डाला हुआ है। तो वो बाहर जाके सोचता है कि बेवकूफों को नहीं पता और मुझे इससे इतने 1,000 रुपए का फायदा हुआ है अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट। तो जो टैक्स आप लागू नहीं करते या आप अपने एस्टिमेट में शामिल के नहीं करते, उसका फायदा उसको होता है। इसी तरह से आप आए
کہ انکم ٹیکس فیڈرل لیوی ہے, ڈائریکٹ ٹیکس ہے, یہ پرائس کا حصہ نہیں ہے, نہ وہاں ایگزیبٹ ہونا چاہیے. کمپنی کی صورت میں 4%, نان ایکٹیو ہے تو 8%. اور ادر دین ہے, یعنی ادر دین کمپنی سے مراد ہے کہ اے او پی یا انکم, وہ تو اس کا ود ہولڈنگ جو ہے وہ 4.5% ہے, اگر وہ تو 9% ہو جائے گا اگر نان ایکٹیو ہے. اور پھر 75,000 روپے اور تک گڈس کی خریداری میں اگر پورے سال میں کوئی 75,000 سے کم خریداری کرتا ہے تو آپ اس کا انکم ٹیکس نہ کاٹیں. اور یاد رکھیں پروفیشنل ٹیکس بھی اس کو چارج ہوتا ہے جس کو انکم ٹیکس چارج ہوتا ہے, چاہے وہ سرکاری ملازم بھی جن کا ٹیکس کی کٹوتی ہو رہی ہے وہ پروفیشنل ٹیکس ان کو چارج ہوتا ہے, باقیوں کو نہیں ہوتا. اسی طرح سے سروسز 8% اور 10%, اور اگر وہ نان ایکٹیو ہیں تو پھر 16 اور 20% ہو جائے گا, یعنی ڈبل ہو جائے گا. اور اس میں بھی سالانہ شرط جو ہے وہ 30,000 روپے ہے کہ کوئی سروس رینڈر کرنے والا سارے سال میں 30,000 سے کم سروس رینڈر کرتا ہے آپ کے پاس تو آپ اس کا ٹیکس نہ کاٹیں. یقیناً آپ کو پھر کنٹریکٹر لیجر تیار کرنا ہوگا ہر انڈیویجول کا یا ہر فرم کا یا ہر وینڈر. اور پھر یہ جو کانٹریکٹ ہیں جتنے وہ بھی اسی طرح سے ہیں کہ کمپنی کی صورت میں 6.5% اور نان ایکٹیو کمپنی کا 13% ڈبل ہو جائے گا, اور اس کا 7% اور 14% ہو جائے گا ادر دین کمپنی کا. اس آئی ٹی سروس جو ہے وہ 3% ہے, ٹریننگ بھی 3% ہے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ یہ 6% اگر ہو جائے گا اگر آپ وہ نان ایکٹیو ہے. اسی طرح آکشن ہے, آکشن پہ 10% انکم ٹیکس ہے, وہ 20 ہو جائے گا نان ایکٹیو کی صورت میں. اور 2022 سے گورنمنٹ نے سی وی ٹی 1% لگا دیا ہے, وہی کل 1300 سی سی. اگر آپ یہ خریدتے ہیں اور 5 سالوں کے اندر بیچ دیتے ہیں تو پھر آپ کو سی وی ٹی 1% چارج ہوگا. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کب آپ اس کو نیلام کر رہے ہیں, تو نیلامی کے وقت اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. اب جی ایس ٹی کی بات کرتے ہیں. جی ایس ٹی 17% سٹینڈرڈ ہے, یہ فردر 3% ٹیکس لگ جاتا ہے ان رجسٹرڈ کی صورت میں, اور 0 ریٹڈ ہے سیکشن 4 کے تابع. اور جب آپ ڈیڈکٹ کریں گے تو 1/5 ڈیڈکٹ کریں گے سیلز ٹیکس ایٹ سورس, اور ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر سے آپ 1/10 جو ہے وہ ڈیڈکٹ کریں گے. اور اس کی جو ہے سیلز ٹیکس کے حوالے سے جو شیڈیول اس وقت کار فرما ہیں وہ ذرا سن لیں. 3rd شیڈیول کہتا ہے کہ 17% سٹینڈرڈ ریٹ, اور اس کا رول ہے 3 سیکشن 3 سب سیکشن 2 کلاس اے. اور اسی طرح سے 5th شیڈیول میں 0 ریٹڈ کی لسٹ ہے, اور اسی طرح سے 6th شیڈیول میں جتنے آئٹم ہیں وہ ایگزیمپٹ آئٹم کی لسٹ ہے. تو آپ جب کبھی بھی ایسٹیمیشن کر رہے ہوں تو سب سے پہلے چونکہ اس میں جی ایس ٹی انوالو ہے تو سب سے پہلے آپ جائیں اور ان شیڈیول کا ملاحظہ کریں. اگر وہ 0 ریٹڈ ہے تو آپ شامل نہ کریں, اگر ایگزیمپٹ ہے تو شامل نہ کریں, اگر وہ آئٹم 17% یعنی سٹینڈرڈ ریٹ میں فال کرتا ہے تو اتنا شامل کریں. اگر آپ 8th شیڈیول میں جاتے ہیں تو اس میں ریٹ مختلف ہیں, کسی کا 5 ہے, کسی کا 21% ہے, کسی کا 10% ہے, تو وہ آپ اتنا شامل کریں اپنی پرائس میں, اور بیڈر کو بھی اتنا ہی شامل کرنے دیں, اور آپ ان سے وہ ریٹ مانگ لیں. آپ بڈ شیڈیول جو بڈ مانگنے کا انداز ہے اسی میں آپ پرسنٹیج کا کالم رکھ لیں, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم اور یہ کنٹریکٹر یہ ایک لائن پر ہیں ٹیکسوں کے حوالے سے اور ریٹ کے پرائس اوورال پرائس کے حوالے سے. اسی طرح سے 9th شیڈیول میں مینر ہے, پرسکرائبڈ پروسیجر ہے, اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے. 10th میں موڈ ہے پرسکرائبڈ, اس موڈ کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ ایڈ سورس ہے یا کیسے ہے, ایڈوانس پیمنٹ کا کیسے ہے. اسی طرح سے 11th شیڈیول میں ریسٹرکشنز کچھ کی گئی ہیں تو ان ریسٹرکشنز کا دھیان رکھنا ضروری ہے اگر آپ وہ آئٹم خرید رہے ہیں. اسی 12th میں منیمم ٹیکس کا حوالے سے ہے کہ منیمم ٹیکس کیا ہوتا ہے اور چارج ٹیکس کیا ہوتا ہے, ان میں سے جو which ever is greater وہ چارج ہوگا, تو اس کو سمجھنا ضروری ہے.
इसी तरह 12th जो शेड्यूल है उसमें मिनिमम प्रोडक्शन लेवल जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से चार्ज होता है, तो उसका ध्यान रखना जरूरी है। टैक्स रिटर्न जो है उसको टैक्स रिटर्न शामिल करना जरूरी है, और टैक्स ई टैक्स रिटर्न जो वक्त पर सबमिट करना जरूरी है। कोई 10 तारीख को है, कोई 15 तारीख को है, कोई 20 तारीख को है, तो वो कब टैक्स की रिटर्न जमा कराई जाती है, कब टैक्स के पैसे जमा कराने का वक्त है, कब क्या करना है, ये सारे रूल्स का हिस्सा है। इसी तरह से हमारे जो है पीएसटी का ताल्लुक है, पीएसटी में भी आप रिपेयर पर आ जाएं, अगर फर्ज करें रिपेयर ऑफ एक्सपेंडिचर है, आपने गाड़ी ठीक करवानी है, तो सिनेरियो के मुताबिक पीएसटी चार्ज होगा। इसकी क्लैरिफिकेशन वहाँ पे मौजूद है। मसलन मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि आपने गाड़ी ठीक करानी है, तो तवज्जो फरमाएं कि आप ट्यूनिंग के लिए वर्कशॉप पे गए और वहां पर प्लग वगैरह और कुछ पुर्जे भी डले और उसने आपसे ट्यूनिंग के चार्ज किए पैसे। तो जब भी वर्कशॉप का बिल होगा, सर्विसेज ज्यादा होंगे, कोई 2-4 पुर्जे भी डले हैं, तो वो पुर्जे भी जीएसटी नहीं होगा, पुर्जों पर भी सेल्स टैक्स ऑन सर्विस होगा। और चूंकि वो वर्कशॉप का बिल है तो उस सारे के ऊपर पीएसटी चार्ज होगा। तो आप रेट मांगते वक्त भी उसे समझाना होगा कि भाई इसमें जीएसटी चार्ज नहीं होगा, इनकम टैक्स चार्ज होगा, ये अपना पीएसटी चार्ज होगा, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। फिर आप ये करते हैं कि आपके खरीदने का अंदाज ये है कि गाड़ी की ओवरहाल करानी है, और पुर्जे आप कहते हैं ऑटो स्टोर से खरीद करके वर्कशॉप को सप्लाई करेंगे। उसने आपको एस्टिमेट बना दिया, पुर्जों के लिस्ट दे दी कि ये पुर्जे ले आए, तो आपने वो पुर्जे कानून के मुताबिक लेके प्रोक्योर करके उसको जारी किए कि ये भाई इसमें डाल के तो इसको बना लो। तो उस वक्त क्या होगा कि पुर्जों पर जीएसटी चार्ज होगा, और उसका जो इंजीनियरिंग है या उसकी जो मिस्त्रियाना है या उसका जो वर्कशॉप का बिल है, चाहे उसमें कोई टूल वगैरह कोई मतलब है, कोई खरादिये का काम है, कोई और उसके अपने चार्जेस हैं, उस पर पीएसटी चार्ज होगा और पुर्जों पर जीएसटी चार्ज होगा। लेकिन अगर तीसरा सिनेरियो ये है कि टोयोटा मोटर है आपके पास और टोयोटा की वर्कशॉप पे जाते हैं जिसको मैन्युफैक्चरर खुद हैंडल कर रहा है, तो वो जो आपको बिल बना कर देगा तो वो उसमें पीएसटी का कॉलम भी होगा, जीएसटी का कॉलम भी होगा। जो सर्विसेज के जुमरे में आएगा वो उस पे पीएसटी चार्ज करेगा, और जो पुर्जे होंगे उस पे वो जीएसटी चार्ज करेगा। और इस तरह से वो जो है आप टैक्स के मामले को हैंडल करेंगे। अदरवाइज आपकी सारी कहानी अगर आप प्रोविंस ऑफ पंजाब में गाड़ी को ठीक करा रहे हैं तो सिनेरियो के मुताबिक आपने पीएसटी चार्ज ना किया, देन देयर विल बी लॉस टू द गवर्नमेंट या पेमेंट के वक्त झगड़ा होगा। तो ये सारी मेरी आपके साथ बातें थी। अब हम सवाल लेते हैं सबसे। तो टैक्सों के बारे में मैं जो था आपको बयान कर दिया। जी सर, शौकत साहब, अली साहब, जरा इनके सवालों के जवाब लेना चाहता हूं, बाकी टाइम इनके सवालों के लिए। मैंने अपनी तरफ से जो था वो मैंने अर्ज कर दिया। सर शौकत हुसैन सर, जी सर, थैंक सर यू बड़ी वेरी मच आसिफ। मैंने अपनी तरफ से सर पूरी उनके साथ जो मैं था मैंने शेयर किया, जी जो सर, मैं करता हूँ, जो थैंक यू मैंने सर, देखा। जी थैंक यू सर। सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा एलेबोरेटिव और इन डिटेल पहले पिपरा रूल्स और बाद में उसकी टैक्सेशन हमारे पार्टिसिपेंट को बताई। जो सर भी पार्टिसिपेंट क्वेश्चन करना चाहता है तो काइंडली अपना हैंड रेज करेगा, और औसजा आप उसको अनम्यूट करके तो उनका क्वेश्चन ले लें। वन बाय वन हमारे पास टोटल क्वेश्चन अगर आए हुए हैं चैट में तो वहाँ से देख लें, या आप लाइव क्वेश्चन करना चाहते हैं तो काइंडली लाइव क्वेश्चन कर लें ताकि फिर इसको कंक्लूड किया जाए। जी अली, ओवर टू यू। थैंक यू सर। पार्टिसिपेंट्स, आपके ऑप्शन में हैंड रेज का ऑप्शन होगा, काइंडली हैंड रेज के ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि मैं आपका माइक ओपन कर दूं। जी जी सर, एनीवन क्वेश्चन फॉर एनी पार्टिसिपेंट?
काइंडली इसमें जाके हैंड रेज का ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपका जो माइक है वो अनम्यूट कर दिया जाए और आपका क्वेश्चन लिया जाए। लगता ये है या तो सब समझ आ गया है या फिर कुछ नहीं समझ आया। नहीं सर, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्रेजेंटेशन से मुझे भी काफ़ी कुछ पता चल गया कि गवर्नमेंट में परचेजिंग किस तरह होनी है और बचा कैसे जाना है। सर तो मेरा ख्याल सर फयाज अली साहब है, फयाज अली शाह साहब, इन्होंने हैंड रेज किया, मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। जी जी फयाज साहब जी प्लीज। सर जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह फयाज साहब जी फयाज अली, एसोसिएट मेंबर पिफा एंड ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से सर सीनियर ऑडिटर। सर बड़ी मेहरबानी। बड़ा मैंने ही ऑडिट को काफी हाईलाइट किया सर जी। फयाज जी साहब सर, डेफिनेटली आपने बड़ी जबरदस्त तरीके से जो आपने जिस तरह के पैरा और ऑब्जेक्शंस जिस तरह से आपने आइडेंटिफाई किए, किस तरह से रेज होते हैं और किस तरह से ये जो अक्सर ट्रीटमेंट्स गलती की वजह से जो रेज होते हैं, वो यस आपने सर बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने आइडेंटिफाई की। और नो बड़ी डाउट सर, काफी चीजें काफी कनेक्ट भी हुई टैक्स जी से और पेपरा के दरमियान, जो रूल्स की जो अक्सर जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर वायोलेशन होती हैं, वो यस सर आपने बड़े अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट्स अंडरस्टैंड करवाई। तो उसके लिए सर बड़ी थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सर ओके बहुत सर, शुक्रिया शाह जी। साहब कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। क्वेश्चन जी बिल्कुल नो सर थैंक यू, आपने इतने अच्छे जी जी सर, एनीवन एल्स हैव एनी क्वेश्चन? सर एक अशरफ साहब का क्वेश्चन है, प्लीज टेल अस अबाउट द टैक्स ऑन आईटी एक्सपोर्ट्स। जी जी सवाल क्या है? सवाल जरा। टैक्सेशन फॉर आईटी एक्सपोर्ट। यस सर, आईटी की एक्सपोर्ट जो चूंकि प्रोक्योरमेंट का हिस्सा नहीं है, अलबत्ता आप चाहें तो मैं इंपोर्ट पे बता देता हूं कि जब इंपोर्टर खरीदारी करेगा तो इंपोर्टर जब टैक्स आएगा तो वो जो टैक्स भरेगा इंपोर्ट लेवल पर, कस्टम लेवल पर, तो उससे जीएसटी और इनकम टैक्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट डिडक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि उससे प्रोक्योरिंग एजेंसी ओरिजिनल बिल ऑफ एंटी, जिसे जीडी कहते हैं, वो तलब करेगा और उसमें एचएस कोड को सामने रख के और उसका इनकम टैक्स और जीएसटी नंबर को मैच करते हुए, क्योंकि बाजू का तो उसमें लिखा होता है कंटेनर, अब कंटेनर के अंदर क्या है वो हमें फिर एचएस कोड देखना पड़ेगा और उसकी क्वांटिटी, फिर वो कन्वर्ट हुआ होता है रुपीस में और रुपीस में कन्वर्ट करके नीचे उसकी पेमेंट हुई होती है। और ये जीडी हम जो है इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी प्रोक्योरिंग एजेंसी कस्टम से इसको वेरीफाई खुद भी कर सकते हैं और उस पर्सन के पिन कोड के जरिए भी उसको वेरीफाई किया जा सकता है। तो जब कभी इंपोर्ट लेवल पर जीएसटी और इनकम टैक्स अदा कर दिया जाए तो फिर उस वेंडर की पेमेंट करते वक्त टैक्स मिन्हा नहीं किया जाता। इसमें एक अहम सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 5 ऑफ 2002, उसमें है कि वो एग्जेम्पशन का सर्टिफिकेट दिखा दे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का, और वो सर्टिफिकेट दे दे कि वैल्यू एडिशन नहीं है इसमें, तो उसकी बगैर कटौती के, वैल्यू एडिशन का मतलब मिनवान उसने दे दिया, उसमें कोई कमी बेशी नहीं की, तो वैल्यू एडिशन नहीं की, तो उस सूरत में ओरिजिनल जीडी या बिल ऑफ एंट्री लेके उसके ऊपर डायगोनल प्रोक्योरिंग एजेंसी में ऑडिट, प्री ऑडिट या प्रोक्योरिंग एजेंसी का डीटीओ लिख देता है कि दीज आइटम सप्लाइड टू सेफ सिटी या आईजीपी या कोई भी आप दफ्तर ले लें जहां भी सप्लाई की है, तो वो ताकि वो हर जगह उसकी फोटोकॉपी पेश करके और फ्रॉड ना कर सके। तो आपको चाहिए कि जब कभी भी किसी को कटौती एग्जेम्प्ट करनी हो पेमेंट के वक्त तो उसे कहें काइंडली, बल्कि बिडिंग डॉक्यूमेंट में लिख दें कि जो एग्जेम्पशन क्लेम करेगा तो वो ये सर्टिफिकेट और ओरिजिनल पेश करेगा, आप ओरिजिनल के ऊपर मोहर लगा के लिख दें सप्लाइड टू फलां दफ्तर,
اور پھر اس کو واپس کر دیں, ایک کاپی اپنے پاس رکھ لیں تاکہ اس کو مس یوز نہ کر سکے, ہر کسی کو دکھا کے ہر کسی سے ٹیکس ایگزمپشن نہ لے سکے. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ آپ کے ورک آرڈر کے بعد مطلب آئی ہو, اور اس کو کم از کم 3 مہینے ایک ریزنیبل ٹائم ہے. یہ نہیں ہے کہ سن 2017 والی اٹھا کے آ جائے اور کہے یہ میرا امپورٹڈ ہے, یہ ایسے نہیں ہو سکتا. تو یہ تھوڑی اسیسمنٹ کرنے والی بات ہے. بہرحال جو آپ کو اوریجنل دکھا دے آپ اس کو. آر یو سیٹسفائیڈ؟ جی سر. تھینک یو Anyone ویری else? Anyone else have any question? میرا خیال ہے ارشد صاحب اتنی سر. ایلیبریٹو پریزنٹیشن کے بعد میرے نہیں خیال پہ کوئی کوشچن کی کوئی گنجائش بچتی ہے. سر میں move to the conclusion of جی the seminar. سر, Thank ان you کو بے for شک joining میرا us. نمبر, ہاں کائنڈلی بے شک ان صاحبان کو نمبر دے دیں. کوئی بات نہیں پوچھنے والی ہوتی سب کے سامنے تو بھی ان کو بے شک یہ بتا دیں کہ وہ علیحدگی میں بھی کسی مسئلے کا حل ٹیکسوں کے حوالے سے یا کسی حوالے سے, تو میں ہر کسی کے لیے ہر وقت حاضر. ٹھیک ہے علی, چیٹ باکس میں ان کا ارشد صاحب کا نمبر شیئر کر لیں. تو میں اب جی آفیشیلی کنکلوژن کی طرف چلتا ہوں. سر. Dear webinar participants, thank you for joining us today. We appreciate your time and attention. We hope that you found the session informative. If you have any further question, please don't hesitate to reach us. Once again, thank you for joining us today Sir. and look forward جی for the connecting with you جی in future. میں بھی And پفا میں بھی پفا کا شوکت حسین صاحب کا ان کے ساتھ تو ہم نے کام کیا ہے, اور میں سب کا, نعیم صاحب کا, علی صاحب آپ کا, میں سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ مطلب موقع دیا اور میری پذیرائی ہوئی, اور آپ کا بہت شکریہ. میں ہمیشہ اس کو یاد رکھوں گا اور آپ سب کے لیے دعا گو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. سر ایک چیز thank لاسٹ you, میں Arshad sahab. Thank you. ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں ابھی ای میل ایڈریس شیئر کر رہا ہوں چیٹ باکس میں. اگر آپ کو سلائڈس وغیرہ یا کوئی ریکارڈنگس چاہیے تو آپ اس پہ ای میل کر دیں جس سے آپ کو میٹنگ آئی ڈی آیا تھا, تو آپ اس پہ رپلائی کر دیں, آپ کو ساری چیزیں میں پرووائڈ کر دوں گا. اور جو اگر کانٹیکٹ نمبر چاہیے اگر آپ کو چیٹ باکس پہ ارشد صاحب کا نہیں ملا تو میں ارشد صاحب کا, تو میں آپ کو اس پہ بھی شیئر کر دوں گا. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ. Thank you, Ji. Officially, now we close the webinar. Once again, thanks, Arsha, for your precious time. تھینک یو سر. Thank you so FIFA much, branch committee اس طرح کی arrangement کرتی رہتی ہے for the Sir. development and CPD activity of their loved members. Members ہمیں, اور یہ جو ابھی ای میل شیئر ہوا ہے اس پہ اگر فردر کوئی ٹاپک جس پہ ویبینار یا سیمینار دے آر ریکوائرنگ وہ ہمیں انٹیمیٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک کلیکٹیو باڈی ہے, ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے اور ہم نے اس کو یعنی کہ ورکیبل بنانا ہے. تو کسی بھی ممبر کے ذہن میں کوئی بھی ہو تو ہمارے پفا ممبرس کے واٹس ایپ گروپ بھی ہیں, اوسجا کے پاس بھی اس کا ہے. اگر جو ان میں ممبرس نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو اس میں ممبرس کر لیں. اوسجا کو آپ اپنا موبائل نمبر شیئر کر دیں گے تو وہ آپ کو وہ گروپ میں ایڈ کر دیں گے. کوئی ٹاپک فردر جس پہ ممبرس چاہ رہے ہوں کہ اس پہ بھی کوئی ڈیٹیل ڈسکشن ہونی چاہیے تو ویبینار اور فزیکل سیمینار وی آر ریڈی ٹو کنڈکٹ اٹ. بیکاز یعنی کہ جو ہماری یہ باڈی ہے پفا کی لاہور برانچ کمیٹی, یہ ہے ہی ممبرس کی یعنی کہ گائیڈنس کے لیے, ان کی سپورٹ کے لیے. تو کسی طرح کی بھی کوئی انفارمیشن ریکوائرڈ ہے ریگارڈنگ پفا از کوالیفیکیشن یا جو میٹرز ہیں پبلک سیکٹر کے یا کارپوریٹ سیکٹر کے, اس پہ کوئی فردر ویبینار یا سیمینار نیڈیڈ ہے بائی دا ممبرس تو ہمیں اس ای میل پہ انٹیمیٹ کریں گے. انشاءاللہ وی ول ٹرائی آور لیول بیسٹ ٹو کنڈکٹ اٹ. تھینکس ونس اگین. اوسجا اس کو آپ کلوز کرتے ہیں. تھینک یو ویری Okay, مچ. sir. تھینک یو Thank فار you so بہت much, بڑی sir. مہربانی. بہت Thank you, شکریہ. Ashok بہت sir. تھینک یو سر.